बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ सीमल हाशमी और बस बहुत हो गया, मैं अबूजर को बहुत मिस कर रही हूं, तो मिलकर दुआ करें कि वो जल्द हमें वापस शो में ज्वाइन कर लें। अभी तक वो आइसोलेशन में है और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है और बहुत जल्द वो हमें ज्वाइन करेंगे। इसी के साथ साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा और जो मसरूफ वीकेंड्स गुजरते हैं उसके बाद मंडे को आना ऑफिस बहुत थकावट वाला लगता है, लेकिन मैं हमेशा एनर्जी के साथ आती हूँ क्योंकि आपकी और मेरी मुलाकात होनी होती है और यकीन जानिए कि इन 2 दिन मैं बहुत मिस करती हूँ। ये बातें, ये गपशप जो हम लगाते हैं और सोशल मीडिया के जरिए हम कनेक्टेड भी रहते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको भी प्रोग्राम में शामिल ही रखूँ। आज प्रोग्राम में पॉलिटिकल सिनेरियोज के साथ साथ हमारे पास बहुत सी लाइटर नोट पर चीजें भी हैं। PSL का नया गाना भी आया, वो भी सुनवाना है आपको, आपका रिएक्शन लेना है उस पर। अभी तक बहुत से लोगों ने तो देख लिया और सुन भी लिया, आपको कैसा लगा ये आप हमें जरूर बताएं। आप हमारे 24 न्यूज के पेज पर जाकर कमेंट कर सकते हैं या 24/9 के पेज पर जाकर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और हम आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। सो बाकायदा आगाज करते हैं आज के शो का, चलते हैं टॉप स्टोरीज की तरफ। सरकारी मुदाखलत में हलीम आदिल शेख और उनके 70 साथियों के खिलाफ पथराव और तोड़फोड़, असलहा के जोर पर अगवा समेत दीगर दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना ने सेनेट इलेक्शन पर सदारती ऑर्डिनेंस की मुखालिफत कर दी। रजा रमानी कहते हैं हुकूमत ने तरमीम पर सेनेट को एतमाद में लिया, न सियासी जमातों से राबता किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती रेफरेंस का अदालती फैसला जो भी होगा उसे खुले दिल से तस्लीम करेंगे। अली सतपारा और साथी को पैमाहों का सुराग न मिल सका। K2 पर दूसरे रोज भी सर्च ऑपरेशन में कामयाबी न मिली। साजिद सतपारा को 20 कैंप से स्कर्दू पहुंचा दिया गया। वालिद ने जिंदा बचने की उम्मीद छोड़ दी थी। कोरोना की दूसरी लहर, 24 घंटों में 59 अफराद जान की बाजी हार गए। पाकिस्तान में मजीद 2 डॉक्टर शहीद। पिम्स अस्पताल के चीफ फार्मासिस्ट डॉक्टर जावेद इकबाल भी चल बसे। खैबर पख्तूनख्वा में एक और खातून डॉक्टर कोरोना का शिकार हो गई। और दुनिया ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारतीय हिमायत से दहशतगर्द तंजीमों के नए इत्तेहाद पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक कर दी। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज। बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का और सबसे पहले बात कर लेते हैं जिसकी बाज़गश्त और गूंज बहुत ऊंची सुनाई दे रही है। सेनेट इंतखाबात जिसमें ओपन बैलेट के जरिए कराने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है और ये पहले भी कहा जा रहा था कि असम्बली में अगर 2/3 अक्सरियत ना मिली और तरमीमी बिल पास ना हो सका तो सदारती ऑर्डिनेंस आएगा और यही हुआ। इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 पर दस्तखत भी कर दिए सदर मुमलिकत ने और इलेक्शन एक्ट 2017 के शिक 81, 122 और 185 में तरमीम कर दी गई है जिसको जोड़ा जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी रेफरेंस जो है वो चल रहा है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक सेनेट इलेक्शन आइन के शिक 226 के मुताबिक राय हुई तो सीक्रेट वोट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अगर सेनेट इलेक्शन को इलेक्शन एक्ट के तहत करार दिया तो ओपन वोटिंग होगी और इसी ऑर्डिनेंस के मुताबिक ओपन वोटिंग की सूरत में सियासी जमातों का सरबराह या नुमाइंदा वोट देखने की दरख्वास्त कर सकेगा। ऑर्डिनेंस को इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 का नाम दिया गया और सदारती ऑर्डिनेंस का इतलाक मुल्क भर के लिए होगा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समात रेफरेंस की समात सामने आएगी उसी के साथ मशरूत कर दिया गया है और अब सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो 11 फरवरी को जारी किया जाएगा। जबकि शाह महमूद कुरैशी ने एतराफ़ कर लिया है कि सेनेट इलेक्शन से मुतालिक आईनी तरमीम की तहरीके इंसाफ के पास अक्सरियत हासिल नहीं है और वो भी 2/3। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सदारती ऑर्डिनेंस अरकान असम्बली की मंडियों को रोकने के लिए किया गया। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक केस की समाअत इस वक्त जारी है और जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी, शाह महमूद कुरैशी ने कहा हमें वो मंजूर होगा। हम अदालतों का एहतराम करते हैं लेकिन पार्लियामेंट का जो सहारा लिया गया और पार्लियामेंट में जो बिल पेश किया गया वो पास नहीं हो सका। सो इस पर तो हम बात करेंगे कि सेनेट इलेक्शंस जो हैं वो किस कदर आगे जाकर जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग या ओपन बैलेटिंग जिसके ऊपर बात की जाती है, खरीदो फरोख्त का इल्जाम लगाया जाता है दोनों तरफ से, ऑपोजिशन का हुकूमत पर और हुकूमत का ऑपोजिशन पर। अभी भी ऑपोजिशन यही कह रही है कि हुकूमत जो है उसके लिए मुश्किल पैदा होने वाली है सेनेट इलेक्शंस में, चाहे ओपन बैलेटिंग हो या ना हो। मुत्तफ़िका राय तो सामने नहीं आ
सकी, ना ही इत्तफाक हो सका इस बिल पर। अब देखते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेती है और उसके बाद फिर ये जो सदारती ऑर्डिनेंस है इसकी हैसियत क्या रह जाती है। दूसरी तरफ जिक्र कर लेते हैं कराची का, जहां पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन तेज हो गया है और इंतजामिया ने एक बार फिर गुज्जर नाले पर बरी तजावुजात मिसमार करने के लिए कमर कस ली है। डिप्टी कमिश्नर काफी विजिलेंट नजर आते हैं और फिर मकीन वहां के रेजिस्ट कर रहे थे। कल एक पूरा मैदान जंग भी बना रहा, काफी ज्यादा मुजाहमत का सामना भी करना पड़ा। मलीर का अगर जिक्र कर लें तो वहां भी इंसदाद तजावुजात पुलिस ने ऑपरेशन की, जिस पर सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख समेत 70 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन के दौरान कार्य सरकार में मुदाखलत, सरकारी मुलाजिमीन पर हमले और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल की गई हैं। ये पूरा मामला है क्या? तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन तो चल रहा है, लेकिन ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया जा रहा है और ये इल्जाम ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख की तरफ से लगाया गया है, जो इस मुकदमे में नामजद हैं और उनके 70 साथी भी नामजद हैं। तो उनको हम शामिल गुफ्तगू करेंगे आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हलीम आदिल शेख साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग टू यू सर, क्या हाल चाल है आपके? गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह हालचाल ठीक है, फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल ठीक। शेख साहब ये क्या हो रहा है? 70 आपके साथियों के खिलाफ, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उसकी दफात काफी स्ट्रिक्ट हैं, इक़दाम कत्ल की दफात भी उसमें शामिल हैं, कार्य सरकार में मुदाखलत में, क्या कहेंगे आप इस पर? ये वही हो रहा है जो पीपल्स पार्टी की तारीख है। इसमें जाइए 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जमात इस्लामी के बहुत अहम लीडर मौलाना जान मोहम्मद अब्बासी के साथ जो किया था कि उनको एक हेड कांस्टेबल को, जिसको भुट्टो ने अपने तौर पे DIG बनाया था, पिंजल खान जुड़े जो हेड कांस्टेबल था, उसके जरिए मौलाना जान मोहम्मद अब्बासी को गिलाजत खिलाई गई थी, गिलाजत पिलाई गई थी और उसके बाद खुदा की जब मार पड़ी तो आपने देखा कि इनके साथ क्या हुआ। आज तक वही पीपल्स पार्टी का जो अपना पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है कि मुखालफीन को कोई आवाज़ खोले उसे बंद कर दो। जिस अंदाज से आपने सब सुना कि इन्होंने मुर्तज़ा भुट्टो को कत्ल करवाया, इन्होंने आलम बलोच को कत्ल करवाया, इन्होंने जस्टिस निज़ाम के केस के अंदर उन्होंने कत्ल कराया, इन्होंने बिलावल हाउस के बंगले जो है उज़ैर बलोच का इल्जामात है ना, प्रूवन बात तो नहीं है। एक डायरेक्ट किसी के ऊपर ऐसे इल्जाम लगाना, हम जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर अगर आ जाए, आपका कल फैमिली फार्म हाउस पे बुलडोज किया गया, तजावुजात का मसला तो आप सबसे ज्यादा बात करते हैं। कराची के मसाइल में आप कहते हैं कि इंक्रोचमेंट खत्म होनी चाहिए, कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन फिर आपका खुद ही नाम इसके अंदर आ गया। बात तो जवाब दूंगा ना आपका, आपका सवाल का आपका है, जवाब मेरा हक है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा हूं कि इन्होंने किया क्या, इनकी हिस्ट्री क्या है। तजावुजात बिलावल हाउस के बंगले तजावुजात नहीं है, बिलावल हाउस की रोड तजावुजात नहीं है। अब मैं बताता हूं आपको स्पेसिफिक, इसके ऊपर आ जाता हूं। परसों जो उन्होंने एक्शन किया, बेसिकली मेरे ये जब से मैं असेंबली में था, इनको बेनकाब करता था, आप सबने मीडिया में दिखाते थे, उस वक्त से ये मेरे खिलाफ लगे हुए थे। कभी एंटी करप्शन, कभी कोई एक, और यहाँ तक कि कुनरी में इन्होंने मेरे ऊपर हमला भी कराया, फायरिंग कराई। वो तो गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, अल्लाह ने बचा दिया। गोटकी में केस ये चलते थे मेरे खिलाफ। अभी क्या होता है कि जब मैं अपोजिशन लीडर बना उसके बाद इन्होंने तेजी लेकर आ गए, और जो फार्म हाउसेज का जिक्र हो रहा, मैं स्पेसिफिक उसके ऊपर आ जाता हूँ। सबको पता है कि मेरा मलीर में 1992 में 4 एकड़ ज़मीन थी जहां मैंने पोल्ट्री फार्म लगाया था, मैंने परचेज़ की थी, और उसके बाद मैंने नवाबशाह पोल्ट्री कम्प्लेक्स के नाम से, और वो 2002 तक उस पर लोन भी लिया, वापस ले दिया। अब वो 4 एकड़ ज़मीन आज तक 30 साल लीज मेरे पास मौजूद है, मेरे नाम पे वो है। उसके अलावा 2 लोग हैं, वो कि कुल्फ़ी वाला, पापड़ वाला, रेली वाला, डेयरी वाला, रक्शे वाला नहीं है, बेनामी नहीं है, वो लोग हैं। अजीम आदिल साहब एक कारोबारी शख्सियत है, मेरे भाई हैं। तारिक कुरैशी मेरे कज़न है, वो एक कारोबारी शख्सियत है। आज से नहीं 20 साल पहले तारिक कुरैशी साहब टीवी चैनल के ओनर थे 2003 में। तो इसका मतलब है कि टीवी चैनल किसी लल्लू अरे गहरे, नत्थू खैरे, लल्लू पंजू को नहीं मिला करता। ये बताना चाहता हूं, जो मुर्तज़ा आप फरमाते बेनामी आपके होते हैं, ये जिनको आपने खुद बना दिया, नाम दे दिया गया उसको। उनके पास उनके फॉर्म्स थे जिसके ऊपर 2007 में उन्होंने लीज लैंड थी सारा, उन्होंने जाके 99 के लिए अप्लाई किया, पॉलिसी मौजूद थी रेजिडेंशियल के लिए एग्जिस्टिंग पॉलिसी के तहत।
2008 में ये मुसीबत आ गई और टप्पी साथ आ गया, इनके पीपल्स पार्टी आ गई और टप्पी साथ आ गया। उन्होंने गैर कानूनी तरीके से जो जेन्युइन लोग लीज मांगते थे, जो पैसे देना चाहते थे गवर्नमेंट को, उनको तो दीनी जाली तरीके से लैंड अलॉटमेंट शुरू कर दी, लैंड कब्जे करा के, जिसके ऊपर कराची बदमनी केस में उस वक्त के जस्टिस ने कहा था टप्पी टप्पी कौन है। उसके बाद एक पाबंदी लगाई कि गैर कानूनी तरीके से 99 होने पे, और चीफ जस्टिस ने रोक दिया उसको, जिसकी वजह से ये तमाम 99 के अप्रूवल के, जिसमें रेजिडेंशियल बताया गया, डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट्स मौजूद है कि जी यहाँ ये रेजिडेंशियल में कन्वर्ट की जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त बैन है, जैसे ही सारी फॉर्मेलिटीज उसके, लेकिन इसके अलावा वो लोग, वो जमीनें भी हैं जिनके 99 के सब चालान पेड हैं, इसके अंदर मालकाना जमीनें भी हैं। इन्होंने एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, और उसके बाद क्या होता है कि जब ये मैं इस मत आगे बढ़ी है 2020 के अंदर, 19 से मेरे पीछे लगते हैं ज्यादा, 2020 में इनको तंग करते हैं तारिक कुरैशी साहब को और मेरे भाई को और मेरे कजन को। वो जाते हैं कोर्ट में, 5 अगस्त 2020 को सिंध हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिलता है दोनों अजीम साहब को और तारिक साहब को, क्योंकि एक इंच जमीन जो है वो उसकी कागजात मौजूद, उसकी लीज मौजूद, उसका टाइटल मौजूद। उसके बाद स्टे मिल जाता है। परसों सुबह को चोरों की तरह हफ्ते के दिन ये एक लेटर निकालते हैं कि जी ओवरऑल, एक तो सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल, कोई ये नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने जाके इस टाइटल लैंड के ऊपर घुस जाओ, इस जेन्युइन जमीन पे घुस जाओ जो ऑलरेडी कोर्ट के अंदर मौजूद है, कागजात है, लीज है, पैसे देना चाह रहे हैं, कुछ दे चुके हैं, कुछ मालकान है। लेकिन शेख साहब आप बार-बार लीज का जिक्र कर रहे हैं, मैं बताता हूं, आप बार-बार लीज का जिक्र कर रहे हैं, ये भी ये ऐड कर दें सिर्फ कि उन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही है ये जमीन। कोई कारोबारी मकासद के लिए नहीं, जो रिपोर्ट्स बनी हुई हैं उसके अंदर बताया गया है डीसी की तरफ से कि ये लैंड्स रेजिडेंशियल पर्पस के लिए इसको कन्वर्ट किया जाए, और मेजर वहां एग्रीकल्चर काम हो रहा है। उसके अंदर उस डीसी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, ये कोई इन्होंने अनर्थ नहीं किया, ये तो कोर्ट के अंदर जमा है कि वहां ये काम हो रहा है, ये बना हुआ है, ये नहीं बना हुआ, ये सब कोर्ट के अंदर सबमिटेड है, और उसके बावजूद स्टे मिला। और सुनिए, परसों जब इन्होंने एक्शन किया तो तारिक साहब और अजीम साहब दोनों कोर्ट में गए, और ये दो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए गए इन दोनों केसेस के अंदर, 1283 2020, 1284 2020। इसके अंदर परसों अगर कुछ गलत था, मेरा ख्याल है कि वज़ीर आला से और उसके मिरासी हैं, दरबारी हैं, वो जो हर रोज आके मेरे खिलाफ 4-4 बंदे बात करते हैं, उनको नहीं पता कि उनसे ज्यादा बेहतर हाई कोर्ट के जज साहिबान को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ है। हम कहते हैं लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इन जालसाजों के खिलाफ जिन्होंने जाली खाते रख के, जिन्होंने जाली चालान के ऊपर मतलब, और अलॉटमेंट भी। अच्छा मैं बता रहा हूँ, ये स्टे ऑर्डर मिल गया, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, वहां से उस रोज गाड़ियां लेकर आए और जैसे कोई एनिमी लैंड पे हमला हो जाए, ट्रकों के अंदर सामान उठाकर लेके चले गए, दीवारें गैर कानूनी तरीके से तोड़ी, वहां आकर जो जो सामान था, घर का सामान, टीवी, एलसीडी, हत्ता के बच्चों के खिलौने, बकरियां, मुर्गियां, आपके पास इसकी चोर है, आपके पास इस चीज के सबूत हैं? आपने ये बाकायदा वीडियोस बनाई हैं कि उन्होंने अंदर आके सामान तक को तोड़ दिया? हर चीज का सबूत है, अपनी टीम भिजवाइए वहां। लाजिम बात है, वहां उस वक्त आने के बाद उन्होंने तमाम को, उनकी पुलिस फॉलोअर, पुलिस नहीं थी सिर्फ, पुलिस के साथ पीपल्स पार्टी के गुंडे थे, पुलिस के साथ पीपल्स पार्टी के इस वक्त जो सिंध पुलिस है और इंक्रोचमेंट पुलिस, ये जैसे जुल्फकार अली भुट्टो की FSF थी, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स, इस वक्त सिंध की इंक्रोचमेंट पुलिस एक डाकू तारिक धारेजो जो कि SSP कहलाता है, लेकिन उसका भाई जफर धारेजो खुद लाहौर में रेलवे लाइन चोरी करने के केस के अंदर है। जफर धारेजो डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन, ये लाहौर में फेडरल इन्वेस्टिगेशन कोर्ट के अंदर, ये फेडरल एंटी करप्शन कोर्ट में रेलवे लाइन 40 किलोमीटर रेलवे लाइन, इसने SSP था, वहां इसने रेलवे लाइन चोरी कराई थी, बिलालगंज में बेच रहा था, वहां पकड़ा गया था। इकराम धारेजो का भाई, तारिक धारेजो का भाई, तारिक धारेजो इस वक्त इंक्रोचमेंट पुलिस में क्रिमिनल्स रखे गए हैं। एक DSP था जो डिसमिस फ्रॉम सर्विस था, उसको खास तौर पर लगाकर वहां डाकू साथ भिजवाए गए हैं, लूटमार की गई है। चलिए, लूटमार की गई, आपका बयानिया सामने आ गया। अब आप ये कह रहे हैं कि आपके पास स्टे ऑर्डर भी है, आपके पास तमाम प्रूफ्स भी हैं, क्या वहां पर जो लोग थे रेजिस्ट करने के बजाय उन्होंने ही वो जो इंसदादे तजावुजात के खिलाफ पूरी फोर्स आई थी, आप कह रहे हैं, उनको ये पेश किया? क्योंकि हमें जो बाद में भी बयानात आते रहे, जैसे वज़ीर बल्दियात ने कहा नासिर हुसैन शाह ने, कि हम तो ऑपरेशन चीफ जस्टिस के हुक्म पर कर रहे हैं। अब ये चीखो पुकार क्यों हो रही है, समझ नहीं आ रही।
देखिए जी, चीफ जस्टिस ने कहा है ऑपरेशन करें इलीगल लैंड्स के ऊपर, गैर कानूनी ज़मीनों के ऊपर। क्या चीफ जस्टिस के, मैं कहता हूँ इस पे चीफ जस्टिस साहब से, कल भी मैंने कहा था, मैं कहता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से, कि एक जुडिशल कमीशन बनाइए, सिंध की तमाम जो इस 13 साल के अंदर सिंध की ज़मीनों के साथ जो लूट मार हुई है, आज भी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर जाली खाते रख के बाउंड्रीज बनाई जा रही हैं। दो टप्पी ने जो किया, उसके बाद ओमनी ने जो किया, उसके बाद अनवर मेमन ने किया, उसके बाद अब नासिर शाह कर रहे हैं, एलयू डिपार्टमेंट से जो जाली चालान बने, जो जाली खाते रखे गए। मैं कहता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि एक कमीशन बनाइए और उसकी इब्तदा मुझसे कर लीजिए। मैं अपने आप को परसों भी वॉलंटियर किया, कल भी वॉलंटियर किया, मैं आज भी वॉलंटियर करता हूँ। दूसरी बात बताना चाहता हूँ, ये एक और लिस्ट है, हजारों एकड़ जमीन की, सैकड़ों लोगों की ये लिस्ट है जिसमें बताया गया है कि वो लोग मिसयूज और लैंड कर रहे हैं, कोई कैंसिल हो चुकी है। उन हजारों लोगों एकड़ लैंड में से और सैकड़ों लोगों में से सिर्फ टारगेट करके हलीम आदिल शेख के भाई और हलीम आदिल शेख को कजन को करना और सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल करना। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा था कि डायन भी एक घर छोड़ देती है, तो लाड़काना में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में तो ये कहती है कि सिंध की सबसे करप्ट हुकूमत सिंध हुकूमत है। सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि हजारों एकड़ फॉरेस्ट की जमीन और रेवेन्यू की जमीन जो है उसको छुड़वाया जाए। उसमें क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट करती है खान मोहम्मद डायरी की जमीन उससे खाली करा के जरदारी, आसिफ जरदारी के हवाले, बंदों के हवाले कर देते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के, मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले और शेख साहब ऑर्डर्स के मिसयूज कर रहे हैं। आपने जुडिशियल कमीशन की डिमांड की और साथ ही साथ आपने ये भी कहा कि आप वॉलंटियर करते हैं सबसे पहले अपने केस को कि वो उसको सामने लेकर आए। लेकिन एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि पंजाब में जब ये कार्रवाई होती है तो वहां पर भी जो ऑपोजिशन है उसकी जमात के अरकान को टारगेट किया जाता है। अब सिंध में आप कह रहे हैं कि आपको भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है, लेकिन पंजाब में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई हो तो आप लोग तारीफ करते हैं, सिंध में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, ऐसा नहीं लगता कि ये दोहरा मयार है? बड़ी जबरदस्त बात की आपने। पंजाब में खोखर्स और दीगर के खिलाफ ऑपरेशन में और सिंध में मेरे खिलाफ, मेरी फैमिली के खिलाफ ऑपरेशन में इतना ही फर्क है जैसे गधे और घोड़े में होता है। कहने को गधे की भी 2 आंख, 2 कान, 1 2 4 टांगे एक जैसे लगते हैं, लेकिन गधा अलग है, घोड़ा अलग है। इसी तरीके से पंजाब ऑपरेशन अलग है और यहाँ का अलग है। मुर्तज़ा अली मूसा गिलानी का ट्वीट कि जी हमने खोकर का बदला सिंध में ले लिया, होर कोई हुक्म साढ़े लाई, ये मुर्तज़ा अली मूसा गिलानी का ट्वीट। और उसके बाद 1 फरवरी 2021 का मुर्तज़ा वहाब साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिन्होंने कहा कि अब पंजाब में अगर हुआ है तो हम अब सिंध में भी करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। तो मेरा मतलब ये है गैर कानूनी जमीन के खिलाफ, जब मैं कह रहा हूं कि जुडिशियल कमीशन बने तो वहां गैर कानूनी कब्जों, इलीगल लैंड्स के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है और उसके बाद वो स्टे में गए। हम तो पहले से ये लोग कोर्ट के अंदर मौजूद है, मौजूद है, कागजात मौजूद है। जी, आप भी ये कह रहे हैं स्टे अदालत से मिल गया, लेकिन हाउ इज इट डिफरेंट? लफ्जी वार के अलावा जरा जनरली भी बताइए, हाउ इज इट डिफरेंट? क्या यहाँ पर आपकी जमात के लोग कब्जा माफिया या उनके अंदर इल्जाम नहीं है उनके ऊपर, फिर उनके खिलाफ कार्रवाइयां क्यों नहीं होती? क्यों हमेशा ओपोनेंट की पार्टी को ही पकड़ा जाता है? आप तो कह रहे हैं आप विक्टिम है, तो आप ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। देखिए, मैं अपनी बात करूं कि जिस जमीन को ये लैंड ग्रैबिंग कह रहे हैं उसका 1-1 इंच लीज्ड है या मालकाना है या 99 लीज्ड है, एक पेपर कोर्ट में जमा है। खोखर का इशू, वहां कुछ कागज नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि ये पंजाब का पीडीएम को खुश करने के लिए 9 तारीख के जलसे से पहले तोहफा देने के लिए कि हमने आपका बदला ले लिया। आज जलसा हैदराबाद में हो रहा है, उसका तोहफा देने के लिए कि हमने अपोजिशन लीडर के खिलाफ नहीं कर दिया। और हमने इस लूटमार के खिलाफ जब हमने एफआईआर दाखिल कराने के लिए दरखास्त दी वज़ीर आला के खिलाफ, तो वो एफआईआर तो दाखिल नहीं की। मेरे खिलाफ, मेरे वर्कर्स के खिलाफ 2 थानों में एफआईआर दाखिल कर दी है, लेकिन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जज्बे भी जमा है, माफ नहीं करेंगे, एक का हिसाब लूंगा, मैं नकाब करूंगा। आपने कहा जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, आप वॉलंटियर करते हैं और आपके पास तमाम पेपर, स्टेज और लीज की जितनी वैलिडिटी है वो मौजूद है। सो अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में कानून के मुताबिक क्या कार्रवाइयां होती हैं। वेल, थैंक यू सो मच शेख साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम सिनेरियो के ऊपर बात कर रहे थे। लेकिन तजावुजात के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो बहुत पहले से आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, फिर अदालती अहकामात के बाद तेज हो गया, अब वो क्रॉस द बोर्ड होगा। अगर आप
आपके लीगल पेपर्स मौजूद हैं तो ऑब्वियसली आपको लीगली इसको फाइट करना चाहिए। एनीवेज जी, मूविंग ऑन, और हलीम आदिल शेख साहब का पॉइंट ऑफ व्यू एज इट इज हमने आप तक पहुंचा दिया। इसी के साथ अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलेंगे, और अगली स्टोरी हमारी अली सैदपारा और साथी कोपेमाहों का अभी तक सुराग नहीं मिल सका। K2 पर दूसरे रोज भी सर्च ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सका। अली सैदपारा और जानिस्मारी और सदापाल्बो का आखिरी मरतबा बेस कैंप से रब्ता जुमे के रोज हुआ था, और K2 बेस कैंप से मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक अली सैदपारा आइसलैंड के जॉन स्नोरी और चिली के जिया पॉल्बो मोहर के साथ आखिरी राब्ता जब हुआ तो वो तीनों 8,200 मीटर की बुलंदी पर मौजूद थे, और इसमें एक नेपाली कोपेमा था, वो भी उनके साथ मौजूद थे, और उनकी जानिब से इतलात के मुताबिक आलमी हेलीकॉप्टर ने तलाश के लिए 7,000 मीटर बुलंदी तक परवास की और वापस करदू लौट आया। पहाड़ और बेस कैंप में सूरत हाल खराब तर हो रही है। हम मजीद आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन मौसम और तेज़ हवाएं इसकी इजाज़त नहीं दे रही थी, जबकि कोपेमा अली के बेटे साजिद सैदपारा ने वालिद के जिंदा बचने के चांसेस कम करार देती हैं। अफसोसनाक खबर है जी, K2 पर गए, मौसम ख़राब हो गया, राब्ता मुनक़ता हो गया, और एज वी स्पीक अभी तक नहीं पता कि वो लोग इस वक्त कहाँ पर हैं। साजिद सैदपारा भी इस मुहिम में शामिल थे, लेकिन ऑक्सीजन रेगुलेटर ख़राब होने के बाद उन्हें वापस आना पड़ा, और अब 2 दिन बाद वो स्कर्दू पहुँचे हैं। उधर वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान का कहना है कि कोपेमाओं की बाहिफाजत वापसी के लिए मुसलसल ऑपरेशन जारी है। कौम अपने हीरो को बाहिफाजत वापस लेकर आने के लिए दुआ करे। बैरिस्टर खालिद खुर्शीद ने भी ये कहा कि अली सैदपारा पर पूरी कौम को फख्र है, उन जैसे बाहिम्मत नौजवान कौम का सरमाया है। अल्पाइन की जानिब से आवाम से दुआ की अपील भी की गई है, तो हम दुआ करते हैं। और लोग जो हैं इस पर कल टॉप ट्रेंड भी रहा ये ट्विटर के ऊपर, और लोग इसके ऊपर मुसलसल ट्वीट्स भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं कि ये सेफ एंड साउंड तरीके से वापस आए, और मौसम की ख़राबी की वजह से ही ये मौसम जो है मौसम क्लियर हो जाए। और कल हैशटैग चल रहा था, तुम चले आओ वापस पहाड़ों की कसम। अफसोस होता है कि हमारे हीरोज़ जो हैं वो इतनी जब मेहनत करते हैं, एंड जाहिर है उनकी ये पूरी जो काविश है वो इंटरनेशनली मॉनिटर भी की जा रही थी, और इंटरनेशनल लोग भी, कोपेमा भी साथ मौजूद थे। सो आई होप कि हमारे पाक फ़ौज के जवान जो हैं अपना ऑपरेशन कामयाब करें और इस पूरे ग्रुप का जो है वो सुराग लगा सकें। इसी के साथ जी हम आगे बढ़ेंगे, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद से होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे, और अब थोड़ा पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर बात कर लेते हैं। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, और इसको मशरूत कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के में ज़ेर समात रेफरेंस से, और इसके साथ साथ सेनेट इलेक्शन से मुतालिक जो आईनी तरमीम लाई गई थी वो भी हमें पता है तहरीक इंसाफ के पास 2/3 अक्सरियत नहीं, और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इसका एतराफ़ भी कर लिया। सो अब होने क्या जा रहा है, और सेनेट इंतखाबात ज़्यादा दूर नहीं है, 11 फरवरी को बाकायदा इसका स्केड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा, और ये भी कहा गया है कि अगर इसके शेख 2026 आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से राय हुई तो फिर सीक्रेट बैलेटिंग होगी, लेकिन अगर सेनेट इलेक्शन को इलेक्शन एक्ट के तहत करार दिया गया तो फिर ओपन वोटिंग हो सकेगी। इस पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत सुबह नूर। थैंक यू सो मच सर। सर ये क्या हो रहा है, सदारती ऑर्डिनेंस का भी आप जाते जाते हमें एक जिसे कहते हैं ना कि हिंट दे गए थे लास्ट प्रोग्राम के बाद, और फिर हुआ भी यही, सदारती ऑर्डिनेंस जारी हो गया और मशरूत किया गया उसे सुप्रीम कोर्ट के में ज़ेर समात रेफरेंस से। अब आपको क्या लग रहा है, क्या होना है आगे? अब तो यकीन कर लिया ना, मेरी पकड़ बांधने मुझे पकड़ी छकड़ी बांधने तस्लीम कर ले मुझे। यही सोच रही हूँ मैं सर, मैं एक और चांस लूंगी। मेरे शहर के बहुत बड़े लीडर अभी आपके स्क्रीन पर थे, बहुत बड़े लीडर। जी जी, हलीम आदिल शेख साहब। कहने शहर हिल जाता है। वाह वाह। मेरा ख्याल है कि ये बड़े जाले भी रह चुके हैं जमाने में, और खुर्रम शेर जमा भी जालों में शामिल रहे, तो बहुत पुराने कराची वाले हैं, इनका मामला ज्यादा गड़बड़ नहीं है। अच्छा। और गड़बड़ सिर्फ इतना है कि जिस तरह कराची के इलाकों में हुआ, पार्क की जमीन ली गई, उस पर किसी ने बिल्डिंग बना ली, अब सुप्रीम कोर्ट करी तोड़ा इसको।
ये तो पार्क की जमीन है। अब अगर पोल्ट्री फार्मिंग के लिए बिल्डिंग जगह दी गई है तो वहां आप फार्म हाउस कैसे बना लोगे? सवाल सिर्फ इतना सा है कि जब आपको उन्होंने नहीं दिया, आपने कई बार पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिया आपको, और भुट्टो साहब तक पहुंच गए। उनको 1977 से बात शुरू कर रहे थे। शाहनवाज भुट्टो साहब दीवान थे उसके एक स्टेट के, जो उस पर इंडिया ने कब्जा कर लिया था, और उनके बाद उनके वालिद साहब सर गजलफर भुट्टो वो भी थे। तो पहुंच जाते हैं नस्लों तक, दसों तक। अरे आज की बात करते हैं ना, कराची में जगह जगह पर कब्जा माफिया है जी, पंजाब में जगह जगह पर कब्जा माफिया है, जमीन पर भी है, सियासत पर भी है। आप यकीन करें, सियासत पर जो कब्जा माफिया है ना, उसका भी जवाब नहीं है, वो दोनों तरफ से तोड़ रही है। चलो इस पर कोई बात करेंगे आपसे बात। जी जी, अभी तो मैं आपसे, आपने इतनी इंटरेस्टिंग बात कर दी, मैं अब अगला सवाल भी आपसे पूछने वाली थी, जो शेख साहब से तो मुझे जवाब नहीं मिल सका, और मैंने उनसे 2 दफा सवाल रिपीट भी किया कि पंजाब में हो तो तारीफ, सिंध में हो तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, हाउ इज दैट फेयर? तो वो उनको लगा कि उनके पास पेपर्स नहीं है और मेरे पास सारे पेपर्स हैं। उन्होंने एक बात कही गधा घोड़े की, वो तारीखी बात है, मैं उसकी मिसाल दूं आपको। घोड़ा इंतहाई नाकारा चीज है, गधा इंतहाई कामयाब चीज है। अच्छा। अगर अफगान वार का मुताला करें, आप स्टडी करें, स्टडी तो करते नहीं लोग ना, किताब तो पढ़ते ही नहीं है ना, वॉर का मुताला करते हैं। तो अफगान वॉर में जो बड़े तोपखाना था, वो घोड़ा लेके ऊपर नहीं गया, वो गधे ऊपर लेकर गए, क्योंकि गधे बहुत ताकतवर होते हैं, बहुत साबिर होते हैं। गधे बहुत आराम से देखते हैं क्या हो रहा है, और उसके बाद अपना इकदाम करते हैं। तो गधों से ना मिला इनको, ये भी बेवकूफ लोग हैं आप लोगों की तरह। चुगताई साहब, उनकी सार्कास्टिक मिसाल को आपने कैसे तारीख के साथ जोड़ के बता दिया, बड़ा मजा आया सुन के। लेकिन ये आपका तज्जिया है, लेकिन चले कोई नहीं, खैर आ जाते हैं सेनेट इलेक्शंस पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनसे हलीम आदिल शेख साहब का भी, जिस पे हम बात भी कर रहे थे, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मान लिया है कि 2/3 अक्सरियत नहीं है उनके पास पार्लियामेंट में, और हमने देखा कि जब बिल भी पेश किया गया था तो वो पार्लियामेंट कम, वो मछली मंडी ज्यादा लग रही थी, गुत्थम गुत्था हुए, हाथापाई हुई। अब आइंदा आने वाले दिनों में ये जो सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, आपको क्या लगता है कि ये मशरूत जो किया गया है सुप्रीम कोर्ट के साथ, क्या वाकई में बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है तहरीक इंसाफ की ओपन वोटिंग हो? मैंने पिछले प्रोग्राम में शायद आपसे एक आखिरी जुमला कहा था कि देखना ये है कि कोई इनके साथ है और कोई को मैंने इनवर्टेड कॉमास में कहा था। तो जो कौमी असम्बली में हुआ वो जानबूझ के हुआ। अच्छा, वो इसलिए हुआ कि कोई इनके साथ नहीं था। उसने कहा था कि ये अपना काम है, खुद करें, आपको अमेंडमेंट लानी है, अपनी अमेंडमेंट लेकर आए, मंजूर कराएं। तो हंगामा हुआ इसलिए था कि सब कुछ दिगरगूं हो जाए और मामला खत्म हो जाए। अब वो कह रहे मामला खत्म हो गया। वो भाईजान आप तो पेश कर चुके हो, उस पर रायशुमारी तो करा लो ना। रायशुमारी से भाग रहे हो, जिंदगी से भाग रहे हो, जमहूरियत से भाग रहे हो, तो रायशुमारी करा लो, फिर देख लेते हैं क्या होता है। लेकिन मेरा ख्याल है नहीं कराएंगे। और मेरा ख्याल ये है कह दिया ना, हमारे पास है नहीं अक्सरियत। इतनी गलतियां कर गए असेंबली लोग जी कि इन्होंने पहले ऐलान किया, मतलब भूल भी गया पूरी लिस्ट को, फिर इन्होंने रेफरेंस दाखिल किया, फिर इन्होंने बिल पेश किया, फिर बिल पे हाथापाई की, फिर गालियां दी। नवेद कमर जैसा आदमी, मतलब मैं क्या कहूँ, खानदानी इंसान है, शरीफ आदमी है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोलता है, बहुत मुरव्वत रखता है, उसको आपने गालियां दी यार माँ बहन की, और फिर उसे गिराने की कोशिश की गई, और फिर उसके बाद आपने ऑर्डिनेंस पेश कर दिया। अब ऑर्डिनेंस जो पेश किया, मेरा ख्याल है कि यहाँ पर लड़ाई हुई है वजारत कानून की और अटॉर्नी जनरल की, यहाँ पर इख्तलाफ राय हुआ है, उसकी वजह से ऑर्डिनेंस जल्दी में लाया गया और बयान जल्दी की गई। अगर सुप्रीम कोर्ट बरहम हो गई, मेरा ख्याल है अगर वो बरहम हो गई कि ये ऑर्डिनेंस लाकर हम पर प्रेशर डालने की, बिल्कुल बिल्कुल, तो बड़ा मसला हो जाएगा इनके लिए। अच्छा, इसमें एक और मुझे खतरा लग रहा है जी कि आज मेरे ख्याल 8 तारीख है, आज 11 तारीख को आएगा शेड्यूल सेनेट का। शेड्यूल आते ही ये सब मामला खत्म हो जाएगा। तो फिर ये सब मामला उठाया क्यों जा रहा है? टॉक ऑफ द टाउन बनाया गया, एक पूरी हाइप बनाई गई, और चुगताई साहब अब ऐसा लग रहा है कि
मैंने जैसे पहले भी आपसे पूछा, ऐसा लग रहा है तहरीक इंसाफ वाकई में चाहती है कि ओपन वोटिंग हो, जितनी वो कोशिशें कर रही है। और उसकी वजह है ना, इत्तलात ये हैं। अच्छा बताऊं मैं आपको, थोड़ा सा पीछे जाऊं, मैं तारीख से सीखता हूँ। 2015 में फरवरी का महीना, ये फरवरी का महीना होता है कम वक्त, 2015 में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने फैसला किया कि वो शो ऑफ हैंड के जरिए सेनेट में तरीक़ा इंतखाब बदलेंगे जी। और उसके फौरन बाद पीपल्स पार्टी ने कहा जी तो डेट ही गुजर गई है, शुरू का अनाउंसमेंट हो गया है, अब कैसे कर सकते हैं आप, और फिर इतनी जल्दी में करने की जरूरत क्या है, जल्दी क्या है? तो यहाँ भी सवाल ये जल्दी क्या है? जल्दी ये है कि कहते हैं इल्जाम लगाते हैं कि 30 अरकान असम्बली इनके हाथ से निकल रहे हैं। अच्छा, स्लिप होंगे। परवेज खटक का बयान अगर दोबारा सुने आप, जिसकी बाद में वजाहत आई जी कि मेरा तो कायद इमरान खान है, वो ये था कि इमरान खान मेरे बगैर चल नहीं सकते। नौशेरा में कहा था उन्होंने, जी जी, इमरान खान को अगर मैं चाहूं तो गिरा दूं, मेरे बगैर उनकी हुकूमत नहीं चल सकती। उसमें एबटाबाद से बयान आता है, फिर नौशेरा के करीब से बयान आता है। तो कई इलाकों के अरकान असम्बली सख्त नाराज हैं इत्तलात की, इसी वजह से घबरा कर ये कह रहे हैं। लेकिन 2015 का जो लॉ था, जो मंजूर नहीं हुआ, जो लाया जा रहा था, जी जी, उसमें खास बात थी जो इसमें नहीं है कि अगर उसने ओपन बैलेट में पार्टी के खिलाफ वोट दिया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसमें नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट बार बार यही पूछ रही है कि अगर वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहा तो फिर मत मारी गई है कि आप लॉ चेंज कर रहे हैं। अगर वो ओपन बैलेट में आपके खिलाफ जा रहा है तो डिस्क्वालीफाई तो नहीं होगा वो। जब वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहा तो क्या जरूरत है लॉ चेंज करने की? और फिर एक सवाल अता बंदियाल साहब ने, जनाब जस्टिस अता बंदियाल साहब ने पूछा अटॉर्नी जनरल से, बेचारा अटॉर्नी जनरल खामोश हो गया कि वो 20 नाम बताएं हमको आप, जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि उन्हें खरीदा गया, और वो बताएं कि प्राइम मिनिस्टर को मालूम कैसे हुआ कि वो खरीदे गए। इसका जवाब तक नहीं दिया है अटॉर्नी जनरल ने, और कोर्ट ने सवाल ओपन छोड़ दिया है। तो मेरा ख्याल है बहुत दुश्वारियां हो गई हैं, बहुत मसाइल हो गए हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ बैठी हुई तालियां बजा रही है, कल जलसा करेगी अपना वो हैदराबाद में, उसके बाद नौको का जलसा है, वो अपना खेल खेल रही है। मुस्लिम लीग जारी पीडीएम को पकड़े हुए कि पीडीएम मजबूत रहे, मुत्तहिद रहे, और पीटीआई में धड़ेबंदियां बहुत हो गई। पीटीआई की धड़ेबंदियां तो आपको पता है 2011 से जब से एक बूम आया लाहौर जलसे के बाद, वो धड़ेबंदियां खुलकर सामने आई। वो चाहे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो, वो जनरल इलेक्शंस हो, आपस में ही एक दूसरे से इतना लड़ते हैं कि वो फिर ऑपोजिशन के साथ जो है वो मामला वो और हो जाता है। लेकिन आपने एक बात की कि 30 से ज्यादा अरकान जो है वो ऐसा लग रहा है कि अनप्रेडिक्टेड रहेंगे सेनेट इलेक्शंस में। अगर सीक्रेट वोटिंग हुई तो फिर चुगताई साहब इसका फायदा तो पीडीएम उठाएगी। वो पीपल्स पार्टी जो कन्विंस नहीं कर सकी पीडीएम को आखिरी अपने इजलास में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए, तो फिर इसका मतलब है सेनेट इलेक्शंस के बाद ये ऑप्शन और मजबूत हो जाएगी, अगर आप जो कह रहे हैं ऐसा हुआ तो। बिल्कुल, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि अभी वो बड़ा इम्कान है तहरीक एतमाद का, और तहरीक एतमाद मैं फिर कहता हूँ, मंजूर हो या मंजूर ना हो, मुखालिफ को कमजोर करती है, हुकूमत को कमजोर करती है। मैंने आपको मिसाल दी थी बेनजीर भुट्टो की कि नवाज शरीफ के एतमाद आई थी और नाकाम हो गई थी, लेकिन बीबी की हुकूमत सरवाइव नहीं कर पाई, उसके बाद कमजोर हो गई। तो ये जो 30 लोग हैं, इनका भी मुझे नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं कि इनका मसला है, और ओपन बैलेट में भी शायद ये मेरे ख्याल खिलाफ ही जाए, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती जी। और जहाँ तक ताल्लुक है पीडीएम का, वो स्ट्रांग होगी अगर ये, क्योंकि देखें अगर अभी भी आज काउंट कर लेना आप, आज के दिन जी जो सूरत हाल है, कोई फ्लोर क्रॉस ना करे, अगर कोई भी फ्लोर क्रॉस ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। तब भी नहीं, फर्ज कर लेते ना, इतना अच्छा फर्ज कर रहे हैं हम, चलिए कर लेते हैं। माजिद के आओ फर्ज कर लेते हैं, मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, तो जी चलिए फर्ज कर लेते हैं। अगर सूरत हाल आज की रहे तब भी पीटीआई अक्सरियती पार्टी नहीं होगी, तब भी नहीं होगी, बड़ी पार्टी, लेकिन बड़ी पार्टी होगी। अच्छा, लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों के वोट मिलाकर वो अक़लियत में आ जाएंगे। अच्छा सही, अगर कोई फ्लोर क्रॉस ना करे तो, अगर कोई फ्लोर क्रॉस ना भी करे
जो कि इम्कान है करने का, जिसके से घबराए नहीं है। मखदूम शाह महमूद के मुंह से थूक क्यों निकल रहा था भाई? क्यों वो पता नहीं क्या क्या कह गए थे वो, बोलने नहीं देते। जी जी, और वो फिर ऐसी बातें भी थी कि जो हम चला भी नहीं सकते थे, नंबर नहीं है। और वो जो थे अपने फवाद चौधरी साहब, उन्होंने कोरम पॉइंट आउट कर, तारीख पे पहली बार मेरे कैरियर में, मैंने बड़ा कवर किया असेंबलियों को, मेरे कैरियर में एक रूलिंग है कि स्पीकर्स की रूलिंग है कि सरकारी जमात कोरम पॉइंट आउट नहीं करेगी। और जब मुझसे पूछा गया, गुड्डू भाई से, हम गुड्डू भाई कहते हैं उनको, जब मुझसे पूछा गया तो वो हंस दिया होगा, उनकी तस्वीरें आपने देखी होंगी। मैंने तो एम ही कह दिया था, तो एम ही हो गया वो। और वो भी उन्होंने कहा मैंने झगड़ा खत्म करने के लिए बस बोल दिया कि कोई और सुन ले इस बात को भी। और उसके बाद उन्होंने वीडियो बनाई है, और आपने गौर नहीं किया, डोगर साहब, मतलब आमिर डोगर जो चीफ विप है, वो चला रहे शाजिया मरी पर कि आप वीडियो ना बनाएं, और दूसरे फवाद चौधरी वीडियो बना रहे थे। क्या तमाशा हो रहा था। अच्छा, ये मामला तो रहता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्पीकर की नाअहली, डिप्टी स्पीकर की नाअहली, स्पीकर ने 3 महीने पहले इस हाउस को खराब किया, और इस हाउस पे जो एक अंडरस्टैंडिंग थी उसको तोड़ा। बाइसनेस के इल्जाम तो ऑपोजिशन बहुत पहले से लगा रही है चुगताई साहब स्पीकर के ऊपर। जाते जाते बस मुझे एक ये चीज क्लियर कर दीजिएगा जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी इन जनरल भी, कि ऐसा क्या होता है कि जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इतने बिल पास नहीं हुए जितने सदारती ऑर्डिनेंस आए हैं, वो चाहे पंजाब में हो, वो नेशनल लेवल पर हो, बिल पास नहीं होता, ऑर्डिनेंस आ जाता है। सबसे बड़ा इशू MTI एक्ट के हवाले से आप देख लें, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें जो हैं ऐसे होती हैं कि ऑर्डिनेंस के जरिए लागू कर दी जाती हैं। ऐसा क्यों है? वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब कायदे-ए-आज़म के खिलाफ थे जी, तो वो पार्लियामेंट पे लानत भेज चुके थे। याद होगा आपको? जी जी, कंटेनर पे खड़े उन्होंने कहा था मैं लानत भेजता हूँ पार्लियामेंट पर। तो मैं अभी वो लानत भेजते, हालांकि वो वादा कर चुके थे कि वो बुध को आएंगे और 1 घंटे क्वेश्चन आवर को खुद अटेंड करेंगे, वो खुद जवाब देंगे। एक सवाल का जवाब नहीं दिया उन्होंने आज तक वो कोई प्रेस टॉक नहीं कर सके बाहर खड़े होकर, जो आम तरीका था। लेकिन ये कहते हैं कि सबसे ओपन प्राइम मिनिस्टर मैं हूं, और मैंने आवाम से टेलीफोनिक राब्ता भी किया, मैं जितने इंटरव्यूज देता हूं, जितने सहाफियों से बात करता हूं, कोई नहीं करता था। वो हमें पता है ना यार, लेकिन वो आपका चेहरा और आपके एक्सप्रेशंस जो है ना, वो जवाब बता रहे हैं। अब आपको अल्फाज की जरूरत नहीं है। वेल, थैंक यू सो मच चुगताई साहब, आपने आज फिर एक और प्रेडिक्शन कर दिया कि 11 फरवरी के बाद ये सारा मामला जो है वो डाउन हो जाएगा और सिर्फ इलेक्शंस के ऊपर फोकस किया जाएगा। सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे और इस पूरे मामले पर बड़ी हंसी मजाक में बात भी कर रहे थे और बड़ी सीरियस नकात भी उठा रहे थे। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे जी। एक और सीरियस इशू है, और वो सीरियस इशू PSL के शुरू होने से पहले शुरू होता है, PSL के तराने के हवाले से। तो सीजन 6 का नया तराना जो है वो जारी हो गया, और वो गुरु मेरा ने रिलीज होते ही धूम मचा दी। मकबूल वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म YouTube पर कुछ घंटों में 20 लाख के करीब लोगों ने इस तराने को देखा और टॉप ट्रेंड भी बना रहा। और YouTube पर इस नए तराने के लाइक्स की तादाद नापसंद करने वालों से कहीं ज्यादा है। PSL एंथम मारूफ पंजाबी गुलकारा नसीबो लाल और आयमा बेग के साथ साथ हिप हॉप बैंड यंग स्टर्नर्स ने मिलकर गाया, जबकि इसे जुल्फी और अदनान ढोल ने कंपोज किया है। गाने की वीडियो में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम, इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान, कोयटा के सरफराज अहमद, लाहौर कलंदर्स के शाहीन शाह अफरीदी, मुल्तान सुल्तान्स के शान मसूद और पेशावर ज़ल्मी के वहाब रियाज जलवागर हुए। वीडियो बड़ी जबरदस्त थी, लेकिन गाने को काफी तनकीद का निशाना बनाया गया एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के ऊपर, जहां लोगों ने इसको पसंद नहीं किया और मुखालफत के बाद अब उसके हामी भी सामने आ गए। पहले मुखालिफत की गई, लोगों ने उस पर बेइंतहा मीम्स बनाई, और आपको याद होगा लास्ट टाइम भी पीपल वर मिसिंग अली जफर, और अली जफर ने फिर लोगों की डिमांड पर अपना एक गाना जो है वो रिलीज किया था, जो काफी मकबूल भी हुआ था। लेकिन इसके हामी जो मैदान में आए हैं, मारूफ गुलकार हमेशा शफी ने कहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग 6 के तराने के वो हक में बोली है, और उन्होंने कहा है कि जिन्होंने ये गाया है नसीबो लाल, उनकी मैं भी बहुत बड़ी मद्दाह हूँ। PSL 6 का आगाज आपको याद रहे 20 फरवरी से होगा, और इसके मैच कराची और लाहौर में खेले जाएंगे। आपको ये गाना कैसा लगा? PSL का तराना मजा आया या नहीं मजा आया, ये आपने मुझे बताना है। ट्वीट कीजिए या फेसबुक पेज पर हमें जवाब दीजिए, और हम आपके ट्वीट्स और इनबॉक्सेस जो हैं वो पूरे दुनिया के साथ, पाकिस्तान के साथ शेयर करेंगे, ताकि आपकी राय भी दुनिया देख सके। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान भर में कोविड की सिचुएशन की। और केसेस तो मुसलसल रिपोर्ट हो ही रहे हैं, लेकिन शरह कम हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर बहुत हद तक काबू भी पा लिया गया है। और जब हम बात करते हैं कोरोना की, तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो नंबर्स जारी किए गए हैं उनमें 1037 नए केसेस सामने आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये नंबर बहुत कम हो गया और मजीद 59 अमवात जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं। मजमूई अमवात की तादाद 12,026 तक पहुंच गई, जबकि मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 5,55,511 हो गई है। दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीन जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में मुख्तलिफ सूबों में जो पहली खेप आई थी वो हमारे हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंट वॉरियर्स को लगाई जा रही है, वो चाहे पंजाब हो, सिंध हो, KPK हो, बलूचिस्तान हो। और इसके साथ साथ इस वैक्सीन के ऊपर जो हमारी जिम्मेदारी है कि हमने ना सिर्फ भरोसा करना है बल्कि अपनी प्रॉपर रिसर्च करनी है। आप पढ़िए इसके बारे में, बजाय इसके कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन करिए। आप लोगों से पूछिए, आप ऑथेंटिक जराए से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको खुद पढ़िए, खुद देखिए और फिर इसके ऊपर बिलीव कीजिए कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और ये वैक्सीन ही वाहिद हमारी उम्मीद है जो हमें इस कोविड की सिचुएशन से बाहर निकाल सकती है। इस पर हम बात करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा वक्त देने के लिए। कोरोना वैक्सीन जो चीन की है उसके अलावा अब अमेरिका और बरतानिया की तैयार करदा वैक्सीन जो है वो भी यहाँ पर जल्द दस्तयाब होगी। हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अभी जो पहली खेप आई थी, क्या वो तमाम जो लोगों की लिस्ट बनाई गई थी, खासतौर पर हेल्थ वर्कर्स और पैरामेडिक्स और नर्सेस, क्या उनको लगने का जो सिलसिला जारी है उसकी साथ साथ स्टडी भी हो रही है, मॉनिटर भी किया जा रहा है? जी बिल्कुल जी। हमारे पास पहले फेज में 5 लाख वैक्सीन आई थी और चूंकि इस वैक्सीन की एक इंसान के लिए 2 डोजेस चाहिए होती हैं तो इसलिए वो 2.5 लाख अफराद के लिए काफी थी। अब इंशाल्लाह ताला 2-3 दिनों में हम साइनोफार्म की मजीद 5 लाख डोजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी पहुंच जाएंगी तो वो मजीद 2.5 लाख अफराद के लिए काफी होंगी। तो इतनी ही तादाद तकरीबन हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स की है। तो ये मैं समझती हूँ कि ये साइनोफार्म की जो इनिशियल ये जो वैक्सीन की 10 लाख डोजेस आ जाएंगी तो इसके साथ हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे। और उसके बाद फिर जो हमारी इसी महीने के एंड में जो एस्ट्राजेनेका की को तकरीबन 60 लाख के करीब डोजेस एक्सपेक्टेड हैं, उनसे फिर हम अपने जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं 65 प्लस की पॉपुलेशन, उनकी वैक्सीनेशन स्टार्ट करने की पोजीशन में होंगे। और जाहिर है कि ये सारी चीजें बड़ी क्लोजली मॉनिटर हो रही हैं। जिन लोगों को वैक्सीन लग रही हैं उनको हॉस्पिटल के और उस एनवायरनमेंट के अंडर ऑब्जर्वेशन लगाई जा रही हैं। उनको वैक्सीन लगाने के बाद कुछ देर के लिए उनको ऑब्जर्व किया जाता है कि किसी किस्म का कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो। तो वो माशाल्लाह से अभी तक हमें कोई इस किस्म की रिपोर्ट नहीं आई है और सब लोग वैक्सीन्स को जो है वो अच्छी तरह टॉलरेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये इफेक्टिव साबित हो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और इसमें अब यूनाइटेड नेशन ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि पाकिस्तान को फाइजर और बायोएनटेक की तैयार करदा वैक्सीन जो है उसको देने से मुतालिक भी आगाह कर दिया है। तो इंशाल्लाह वहाँ से भी हमें जो रोशन इम्कानात हैं वो नज़र आ रहे हैं, उम्मीद नज़र आ रही है। और डॉक्टर साहिबा, वैक्सीन जो है वो कहा जा रहा है पाकिस्तान की 20% आबादी के लिए सिर्फ मुफ्त होगी। क्या ये डाटा मुरतब कर लिया गया है? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। 20% जो है वो वैक्सीन हमें कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से मिलेगी। कोवैक्स वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जिसने तकरीबन 189 कंट्रीज जिसकी मेंबर हैं, उसमें अमीर ममालिक भी हैं और हमारी तरह की मिडिल इनकम कंट्रीज भी हैं। तो उस प्लेटफॉर्म से ये इंश्योर किया जाएगा कि अक्रॉस द बोर्ड, चाहे अमीर ममालिक हो चाहे गरीब हो, 20% अवाम को जो है हर मुल्क के जो 189 मेंबर कंट्रीज हैं उनकी कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से मिलेगी। मगर उसके अलावा पाकिस्तान गवर्नमेंट अपने सोर्सेज से जो मंगवाएगी, जिसमें साइनोफार्म है, जिसमें रशियन वैक्सीन है, स्पुतनिक की वैक्सीन है, उसके अलावा कैंसिनो बायो की वैक्सीन आएगी और मजीद भी हम कंपनीज से बातचीत करें तो उसके जरिए हम अपनी बाकी पॉपुलेशन को भी इंशाल्लाह ताला कवर इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये कहिएगा कि आजकल एक प्रोपेगेंडा भी चल रहा है इस वैक्सीन
को लेकर जो एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा तो चल ही रहा है, लेकिन सबसे पहले तो मैं जरा सुबह सिंध की बात करना चाहूंगी, उस पर आपका कमेंट लेना चाहूंगी कि वहां से अब तो नोटिफिकेशन जारी हो गया कि ये वैक्सीन सिर्फ पैरामेडिक्स और हेल्थ वर्कर्स को लगेगी, लेकिन इससे पहले पर्सनालिटीज को भी लग रही थी और कल काफी रिएक्शन आए। असद उमर साहब ने भी इस पर बात की, शहबाज गिल साहब ने भी इस पर ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि वजीर आजम और वज़रा को अभी तक नहीं लगी, तो किस तरह से ये पर्सनालिटीज को भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं, आप इस पर कमेंट करना चाहेंगी? जी देखिए, ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट एक कल वाकया हुआ है, क्योंकि डे 1 से तमाम सूबों की मुशावरत के साथ एनसीओसी ने जो लाहे अमल बनाया था और जो प्रायोरिटाइजेशन की थी ग्रुप्स की, वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फेज में हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स थे। तो ये एक बिल्कुल वो हुआ है कि इसको तोड़ा गया रूल को, और ये मैं समझती हूँ कि एक सिंगल केस था, शायद किसी वहाँ की जो हेल्थ ऑफिशियल थी उन्होंने किसी को पर्सनली ऑब्लाइज करने के लिए ये किया, और ये बिल्कुल खिलाफ ज़ाब्ता थी और इसके ऊपर एक्शन भी लिया गया है, उनको सस्पेंड भी किया गया है, और वफाकी हुकूमत ने अपना बहुत सख्त किस्म का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर दिया सिंध गवर्नमेंट से। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इस किस्म का कोई मजीद वाक़या नहीं होगा। बिल्कुल सही, एंड आई थिंक ये फेयर एंड स्क्वायर तरीके से ही चलाया जाए सिलसिला तो ज्यादा बेहतर रहता है। अब प्रोपेगेंडा वाली सिचुएशन भी डिस्कस कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर जो कोरोना से बचाव की वैक्सीन है उसके खिलाफ बाकायदा प्लान्ड प्रोपेगेंडा चल रहा है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी तस्दीक कर दी, ट्वीट किया कि कोरोना वैक्सीन को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर खौफ फैलाया जा रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट कुछ कर रही है? मैं हमेशा आपसे ये बात करती हूँ कि गवर्नमेंट की जहां पर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वन ऑफ द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अवेयरनेस। जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं, अपफ्रंट आकर इस पर बात नहीं करेंगे, एक मैसिव कैंपेन नहीं करेंगे, वो चाहे बिलबोर्ड्स के जरिए हो, एड्स के जरिए हो, वो पूरा एक प्लान्ड चीज जब सामने नहीं आएगी, तब तक लोग इस तरह की जो प्रोपेगेंडा है वो करते रहेंगे, और लोग जो है फिर ओनरशिप नहीं लेंगे उस वैक्सीन की। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमारे मुल्क में पोलियो के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चला था और इसी तरह से सोशल मीडिया को भी यूज किया गया था, बहुत सारे फेसबुक पेजेस इसके खिलाफ बनाए गए थे, और वैसे भी आपने देखा है कि पोलियो की कितनी रेजिस्टेंस हमें आई थी, तभी आज तक हम पोलियो के खात्मा नहीं कर सके अपने मुल्क से। तो इसी तरह इसके खिलाफ भी एक प्रोपेगेंडा, बल्कि इसके लिए तो पूरे वर्ल्ड ओवर एक शुरू हुआ हुआ है, मगर मैं समझती हूँ कि जैसे जैसे ये वैक्सीन आती जाएगी, लोगों को लगती जाएगी, तो लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती जाएगी, क्योंकि जिस तरह से ये लग रही है, ये इंफॉर्मेशन भी डेली मीडिया के ऊपर शेयर होती है, पता चल रहा है कि इतने लोगों को लग रही है। अभी हमारे पास इतनी वैक्सीन है कि हम अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को कवर कर सके। जैसी मजीद वैक्सीन आएगी और हमारे पास पॉपुलेशन को लगाने के लिए वाफिर मिकदार में होगी और हमारे प्रायोरिटी ग्रुप्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे, उसके बाद बाकी पॉपुलेशन को डेफिनेटली अवेयरनेस के थ्रू और मीडिया कैंपेन्स के थ्रू उनको इस चीज के बारे में अवेयर करके उन तक पहुंचा जाएगा। बिल्कुल ठीक, डॉक्टर साहबा बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन जाते जाते ये भी कह दीजिएगा कि आप प्राइवेट कंपनीज को ऑन बोर्ड लिया गया है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, शऊर भी रखते हैं, वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, तो वो पैसे देकर या बाकायदा यहाँ पर खरीद कर वैक्सीन लगवा सके। तो क्या इसमें जो प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं या जो प्राइवेट इदारे हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इसके ऊपर, आपको क्या लगता है कि उनको ऑन बोर्ड लिया गया है? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेट कंपनीज को काफी अरसा पहले ही इजाजत दे दी गई थी कि वो अपना ड्यू प्रोसेस पूरा करके और तो वो वैक्सीन मंगा सकते हैं। इसका प्रोसेस ये कि ड्रैग जो है हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, सही उनसे उसके पास ये रजिस्टर कराएं, बिल्कुल रजिस्टर करा के अब वो वैक्सीन खरीद सकेंगे, और जो लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उनके लिए भी वो अवेलेबल होगी। इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। 24 वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और एक अच्छी खबर, अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम ने सलामती काउंसिल के लिए तैयार 27वीं रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी, जिसमें पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया है और उसकी सदाकत भी सामने आई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारतीय हमायत से दहशतगर्द तंजीमों के नए इत्तेहाद पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक कर दी है, और ये ख्याल रहे कि दहशतगर्दों के इकट्ठे होने पर DGISPR ने डोजियर भी पेश किया था। UN ने अफगानिस्तान में मुक़ीम
टीटीपी और जेयूए को पाकिस्तान के लिए लाहक खतरा का तस्लीम भी किया है। सलामती काउंसिल के लिए तैयार 27वीं रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दहशतगर्द ग्रुप तहरीके तालिबान गुज़श्ता साल 3 माह में 100 से ज़ायद सरहद पार हमलों में मुलव्वस पाए गए हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी के हक के लाहक खतरात से मुसलसल आगाह किया जाता रहा और टीटीपी के मुनक़सिम धड़ों को भारत की हमायत से अफगानिस्तान में दोबारा इकट्ठा किया गया। ये तमाम वो रिपोर्ट है जो जारी की गई, जिसकी तफसील डिटेल्स भी हैं, लेकिन पाकिस्तान के मौके गया और फाइनली जो है वो मान भी लिया गया। और हमेशा की तरह भारत का जो प्रोपेगेंडा है वो चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो अगेंस्ट पाकिस्तान, वो खुलकर सामने भी आ गया। भारत के अपने अंदर की बात कर लेते हैं तो हुकूमत के खिलाफ आज 71 दिन से धरना दिए बैठे किसानों ने 3 घंटे के लिए मुल्क गिर पहियाजाम हड़ताल की। हजारों किसानों ने ट्रकों, बिल्डोजर्स और रुकावटों की मदद से शाहराहें और सड़कें बंद कर दी। मुजाहिरीन को हटाने के लिए पुलिस ने एक्शन भी लिया। आंसू गैस की शेलिंग की गई, डंडों की बरसात की गई, आबी तोपों का इस्तेमाल किया गया, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की गई और साथ ही साथ वहां पर लोगों पर तशद्दुद भी किया गया। और ये सिलसिला 71 दिन से जारी है। यहाँ तक कि भारतीय किसान इस प्रोटेस्ट के दौरान खुदकुशियां करने पर मजबूर भी हो गए और उन्होंने खुदकुशियां की भी, जो ऑन रिकॉर्ड हैं। इसके बावजूद मोदी सरकार उनकी बात नहीं सुन रही। ऐसा लग रहा है कि अपने ही भारत के खिलाफ ये हुकूमत जो है वो चल पड़ी है और किसान, जिनमें खास तौर पर सिख बिरादरी शामिल है, उनका प्रोटेस्ट जो है वो ना सिर्फ तेज से तेज तर होता जा रहा है बल्कि मंजर आम पर भी आ रहा है। और फिर एक तहरीक जिससे इंडिया डरता था और उसे डरना चाहिए भी, वो दोबारा से जन्म ले रही है। इस तमाम सिनेरियो पर हम बात करेंगे। डिफेंस एनालिस्ट कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ माना है अक़वाम मुत्तहिदा ने भारतीय हमायत से दहशतगर्द तंजीमों के नए इत्तेहाद पर, और इसके साथ साथ 27वीं जो रिपोर्ट जारी की गई है, व्हाट्स योर कमेंट ऑन इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये जो रिपोर्ट पेश की गई है सिक्योरिटी काउंसिल को, ये इनका अपना एक मॉनिटरिंग, क्योंकि इस रीजन के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है और फिर सिक्योरिटी काउंसिल को इन्फॉर्म करता है कि व्हाट ऑल इज गोइंग ऑन। इनका मेन फोकस तो आप कह सकते हैं कि आईएसआईएस के ऊपर या अलकायदा के ऊपर था, बट सर्टली जब वो डिटेल अंदर गया और फिर पाकिस्तान ने भी, आपने बिल्कुल ठीक तस्करा किया अपने इंट्रोडक्शन के अंदर भी, कि वो जो डोजियर पाकिस्तान ने दिया था उसको लिंक तो चीजों को किया जाता है। अगर आप ये देखें ना कि इंडिया के अंदर 21 उनके टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं, 66 कैंप उन्होंने शुरू किए हैं अफगानिस्तान के अंदर, और उसी के साथ आप ये देख लीजिए कि वो जो स्प्लिंटर ग्रुप थे मुख्तलिफ तरह के ना, जेयूए की बात करते हैं, जमातुल अहरार कह लीजिए, हिजबुल अहरार को आप ले लें, शहरियार मसूद ग्रुप हो गया, दो और ग्रुप, एक रियासत एक्स लश्कर जंगवी, फिर वो 2 ग्रुप तो वो हैं जो कि सिक्योरिटी काउंसिल की जो सैंक्शन कमेटी है 1267 के तहत उनके तो पाबंदियां भी हैं, बट फाइन दे आर वर्किंग वाइल। बहुत सारी सिग्नल्स के इश्यूज की वजह से कर्नल साहब आपकी आवाज़ हम तक ठीक नहीं आ रही है, तो मैं चाहूंगी कि आपसे दोबारा राब्ता करें और हम आपकी आवाज़ बेहतर तौर पर सुन सकें। लेकिन आपने सही कहा कि जी कर्नल साहब, मुझे बताया जा रहा है आपकी आवाज़ दोबारा कांटेक्ट हुआ है, बताइएगा। अच्छा, जब आप सारी चीजों को देखते हैं और फिर अफगानिस्तान के अंदर वो जो सेफ हेवन, सेफ एरियाज या जो अनएडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज हैं जो कि अफगान हुकूमत उनको टेक केयर कर सकती, तो वो तो उसको आप कह सकते हैं कि रॉ कंट्रोल कर रही है। रॉ के जो स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो इंडिया के जो स्टेट एक्टर्स हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं। और वहीं पे अभी देखें, अगर आप ये कहते हैं कि अक्टूबर से लेकर जुलाई तक, यानी पिछले साल की बात करते हैं, और 100 क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की एक्टिविटीज हुई हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई हैं, और टीटीपी ने की और साथ ग्रुप ने की हैं। और इसी को लिंक कीजिए ना आप, इट इज नॉट ओनली कि आप ये कहेंगे कि टीटीपी काम कर रही है, वहां पर बहुत सारे ग्रुप हैं जिनके पीछे इंडिया काम कर रहा है बलूचिस्तान के अंदर। एंड नॉट ओनली बलूचिस्तान की भी अगर हम बात करें, आप आजाद कश्मीर की आप बात करें, आप सिंध की बात करें, और फिर आप चले जाइए गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, एंड यू फाइंड इंडियन हैंड एवरीवेयर। अच्छा, उसको फिर अब चीजों को महमेज कैसे मिली कि जब वो डिसइंफो लैब से सारी चीजें सामने आई, इंडिया किस तरीके से एक प्रोपेगेशन पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा था। यानी आप ये देखें कि
पाकिस्तान को उसने जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया पिछले ऑलमोस्ट 18 सालों के अंदर, हमारी 80,000 से ज्यादा इंसानी जानें, चाहे उसके सोल्जर, ऑफिसर्स और हमारे जेसीओज और फिर हमारे सिविलियन मासूम बच्चे भी इस दहशतगर्दी, और इट वाज इंडिया बेसिकली बिहाइंड एवरी हीनियस टेररिस्ट एक्ट जो कि पाकिस्तान के अंदर हो रहा था। आपकी जो मईशत का जिस तरीके से नुकसान हुआ वो भी सारी दुनिया के सामने है। हम ये सिर्फ कह नहीं रहे, ये बाकायदा सबूत मौजूद हैं। ये ऐसी हवा में बात नहीं है जैसे भारत करता है और इन दी एंड अपना ही कॉन्स्पिरेसी खोलकर अपनी ही एक स्कैंडल जो है वो सामने आ जाता है। जैसे पुलवामा अटैक का कितनी कोशिश की उन्होंने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने की, लेकिन इन दी एंड क्या हुआ, भारतीय सरकार ही उसके पीछे थी और उनके अपने ही लोग उनको बेनकाब कर रहे थे। हमारे पास तो बाकायदा सबूत हैं। तो ये तो एक अच्छी बात है कि हमारे सबूतों को अब एक्सेप्ट किया जा रहा है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर। बिल्कुल आपने ठीक बात कहा, यानी ये इस तरह की मुजरमाना हुकूमत है इंडिया की बात करते हैं और फिर शैतानी ट्राइका में अक्सर ये बात करता हूँ। नरेंद्र मोदी इज एक्चुअली हेडिंग जिसको कहते हैं सैटनिक ट्राइका है, जो कि पूरे इंडिया को इसने यरगमाल बनाया हुआ है और इसके जितने भी पास पड़ोस के ममालिक हैं वहां पर इंडिया का हाथ, उनके इंटरनल मामलात के अंदर इंडिया आपको उनको डिस्टर्ब करता नजर आता है और पाकिस्तान तो उसका खास निशाना है। कॉम्बिनेशन आप देख लें कि यानी इन्होंने 500 मिलियन US$ सिर्फ मखसूस किसके लिए किया कि आपने सी पैक को डिस्टर्ब करना है, बलूचिस्तान को आपने डिस्टर्ब करना है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है इकोनॉमिकली, और ये इसको मॉनिटर कौन कर रहा है? नॉट लेस देन नरेंद्र मोदी दी प्रीमियर ऑफ इंडिया। आप सोच सकते हैं कि कभी अपने आप को ये क्लेम करते हैं कि हम दुनिया की बहुत बड़ी जमहूरियत है और जमहूरियत का ये हाल, और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कोई ऐसी मुजरिम हुकूमत हो सकती है कि अपने 40 फास्ट ट्रैक ऑपरेशन पर जो आपने तस्करा किया और उसके ऊपर फिर जो इंडिया की जग हसाई हुई वो तो सारी दुनिया के सामने है कि अभिनंदन को आपने यहाँ से चाय पिला के भेजा, वो भी सारी दुनिया के सामने है। दे यूज्ड टू क्लेम कि हम इंडिया जो है वो पाकिस्तान को और चाइना को 2 फ्रंट के ऊपर फेस करेगा, और पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस तरह की उनको धूल चटाई वो भी सारी दुनिया के सामने है। सो घटवी से अब इंडिया का वो जो जिसको कहते हैं ना कि क्रिमिनल माइंड लीडरशिप की बात करें और उसका जो टेररिस्ट एक्टिविटीज जिस तरह की इस रीजन के अंदर हैं वो सारी दुनिया के सामने अब आना शुरू हुई हैं, और एक चीज, एक इवेंट दूसरे को सपोर्ट करता हुआ नजर आता है, विच इंडिकेट्स के हर उस केस के अंदर जिसके अंदर कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं उसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व है, उसकी रॉ, उसकी स्टेट एक्टर्स, उसके नॉन स्टेट एक्टर्स इन्वॉल्व हैं। एंड इट इज नॉट ओनली, आप ये देखें कि किस मजबूत निजाम के तहत उन्होंने वो टेररिस्ट कैंप खोले हुए हैं। वो बलोची जो हैं वो डिसिडेंट, उनको एक लिहाज से बैक करते हैं, उनको पाकिस्तान के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ एक लिहाज से खड़ा करते हैं, और उसी के साथ जब आप देखते हैं एक्स फाटा के अंदर जिस तरह की एक्टिविटीज नजर आती है, तो मैं सर अभी गिलगित बल्तिस्तान का जो स्कैंडल सामने आया वो भी आपने देखा होगा, बाकायदा उसने खुद कन्फेस कर लिया कि इंडिया ने मुझसे कांटेक्ट किया था और मुझे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था, उनकी यूरोप इटली में मुलाकातें भी हुई थी। तो ये तो पूरे स्कैंडल्स और सिनेरियोस खुद सामने आ रहे हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि क्या इसका फायदा पाकिस्तान को होगा? एक तो मौकिफ तस्लीम कर लेना एक बात है, लेकिन पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर होगी या नहीं होगी, इसके ऊपर हम कुछ कमेंट कर सकते हैं। और फिर इनडायरेक्टली ऑब्वियसली दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ पाकिस्तान जो कार्रवाइयां कर रहा है, जिस तरह से पकड़ रहा है, वो एक अलग सिनेरियो चल रहा है, फिर इंडिया का मुंह खोलकर सामने दिखाया जा रहा है, फिर भी फॉल इन ग्रे लिस्ट। तो क्या मैं उसको इनडायरेक्टली लिंक कर लूं इसके साथ के बहुत रोशन इम्कानात हैं हमारे ग्रे लिस्ट से बाहर आने के? बिल्कुल ऐसे ही, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। देखिए जो पाकिस्तान का अब उसूली मौक़िफ़ है, चाहे अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस को ले लें, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट को ले लें, इंडिया की टेररिस्ट एक्टिविटीज को ले लें, नॉट ऑन द रीजन, पाकिस्तान के अंदर भी वो सारी बातें ये हैं कि अब दुनिया ने उसको मानना शुरू किया है, और यही मैं समझता हूँ सबसे पहले आपका ये बहुत बड़ी सक्सेस एक लिहाज से आती है। दूसरी चीज ये है, इसके बावजूद भी जो जिस तरीके से इंडिया ऑपरेट कर रहा है ओवरऑल अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान की इकोनॉमी के खिलाफ, पाकिस्तान में जो अनरेस्ट लाने की कोशिश कर रहा है, आप ना सिर्फ ये कि उसके आगाह हैं, बल्कि उसको काउंटर करने के लिए मैं समझता हूँ आपकी हुकूमत ने, फिर आपकी मुसल्लह फौज ने बहुत बेहतर इंतजामात एक लिहाज से कर दिए हैं। आप देख लें ईरान के बॉर्डर के ऊपर 909 किलोमीटर है, आप अफगानिस्तान जाता है, और उसके ऊपर जो आपने फेंसिंग का काम शुरू किया, ऑलमोस्ट इंशाल्लाह अगले 6 महीने के अंदर वी विल बी एबल टू कंप्लीट इट। बहुत हद तक आप इन सारी चीजों को कंट्रोल एक लिहाज से कर लेंगे, और उसी के साथ आप ये चीज रखिए कि FATF का जो प्लेटफॉर्म है, अब यहाँ पर ये बात आती है
हमने दुनिया का कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं छोड़ना जहां पे हमने इंडिया का पीछा नहीं करना, इंडिया को अनमास्क नहीं करना, इंडिया की टेररिस्ट एक्टिविटीज को सामने नहीं लाना, इररिस्पेक्टिव जो कुछ इंडिया के अंदर इंटरनली हो रहा है वो तो सारी दुनिया के सामने है। अच्छा, अब व्हाट डू यू एक्सपेक्ट सर? आपने कहा कि सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, सो कॉल्ड सेकुलर कंट्री बनता है इंडिया और इस रीजन में अपने आप को सुपर पावर समझना चाहता है। पहले तो मुझे लगता है हमें 30 सेकंड इस बात पे हंस लेना चाहिए, क्योंकि जब भी मैं ये बात करती हूँ मेरी हंसी निकल जाती है। लेकिन अब देखिए कि एक तो उसका मकरू चेहरा सामने आ रहा है, फिर विदिन, आपने इंडिया की बात की कि स्टेट विदिन स्टेट की सिचुएशन इंडिया के अपने अंदर है। इकोनॉमी की सिचुएशन देखें, उनकी डाउन से डाउन जा रही है। कोरोना की सिचुएशन उनसे कंट्रोल नहीं होने में आ रही, अभी भी वर्ल्ड नंबर 2 पर है जहां पर कोविड सबसे ज्यादा है। वी डोंट मीन ये कोरोना जैसी वबा और इसके नुकसान तो हम दुश्मन पे भी, हमारा वो ज़र्फ है कि हम नहीं चाहते कि दुश्मन के ऊपर भी वो असर करे उस तरह से। लेकिन क्या मोदी सरकार वाकई में खुद ही इंडिया को डबो देगी? किसी और की जरूरत नहीं है मुझे लगता है उसे। यू आर एब्सोल्युटली राइट, ऐसा ही नजर आता है और ऐसा ही होने जा रहा है। और आप ये ध्यान में रखिए कि जब हुकूमत के अंदर क्रिमिनल माइंडेड लोग, चाहे अमित शाह की बात करते हैं, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की बात करें, और उसके ऊपर नरेंद्र मोदी जैसा क्रिमिनल माइंडेड आदमी बैठा हुआ है, तो डोंट एक्सपेक्ट कि समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन बेसिकली विद इंडियंस। बल्कि मैं समझता हूं कि इंडियन वोटर्स जो हैं वो उनको अपना मुहासबा करना बड़ा जरूरी है कि एक छोटे से शख्स दूसरी टेन्योर के अंदर वो लेकर आगे प्रीमियर बना दिए। एंड यकीन मानिए ये बहुत कुछ कर रहे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि प्रोपेगेशन कर रहे हैं कि नहीं जी इट इज शाइनिंग इंडिया, इंडिया की इकॉनमी तरक्की करने जा रही है। अब जो लेटेस्ट सर्वे आ रहे हैं उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि 2025 तक तो ये माइनस से ऊपर उठ के नहीं आ सकेंगे, व्हाट टू टॉक ऑफ कि ये प्लस साइड पे जाएंगे। ये सिचुएशन इंडिया की आपको नजर आती है। फिर आप सोच सकते हैं कि लाख से ज्यादा तो सिर्फ ट्रैक्टर्स मौजूद हैं, किसानों का तो शुमार एक लिहाज से कोई नहीं है। किधर बैठे हैं वो नई दिल्ली की तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं उनको एक लिहाज से बैठे हैं। जिस तरह की जालिमाना कमाई उन्होंने एक लिहाज से इंट्रोड्यूस किए हैं विद इन इंडिया। और उसी तरह आप एक और डायकॉटमी देखिए, कश्मीरियों को कहते हैं कि यू आर नो मोर कश्मीरीज, यू आर इंडियंस। और वो जो 20 करोड़ मुसलमान वहां पर मौजूद हैं जिन्होंने सारी जिंदगी इंडिया से मोहब्बत के अंदर रहते हुए डिसाइड किया कि हम इंडिया के अंदर रहेंगे, उनको कहा जाता है जी कि नहीं आप अपने आप को साबित करें कि आप इंडियन हैं। सी दैट इज द डायकॉटमी, दैट इज द डुप्लिसिटी ऑफ द इंडियन, जिसको कहते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुनाफिकत की इंतहा है और वो वाज़े तौर पर या तो विद इन इंडिया अक़लियतों के ऊपर देख लें या कश्मीर के ऊपर देख लें। और कश्मीर को मैं तो अपनी जिंदगी में कभी इंडिया का हिस्सा नहीं कहूंगी। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और वहां पर हमारे जो कश्मीरी बहन भाई हैं उनके साथ इनका सलूक देख लीजिए, किसानों के साथ सलूक देख लीजिए, निचली जात के हिंदुओं के साथ सलूक देख लीजिए। तो मुझे लग रहा है कि मोदी सरकार जो है वो अपनी मौत खुद ही मर रही है और सिर्फ अपनी सरकार का नाम खराब नहीं कर रही है, मोदी की पार्टी का नाम खराब नहीं हो रहा, पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर ये बोझ जो है वो पड़ रहा है। और मुझे अब वहां के लोगों के साथ लिटरली सिंपैथीज फील होती हैं कि उन्हें इस सरकार के अंडर जो है वहां पर रहना पड़ रहा है। वेल, थैंक यू सो मच कर्नल साहब फॉर बीइंग विद अस। एक अच्छी खबर हमने शुरू में डिस्कस की कि पाकिस्तान को तस्लीम किया गया और उसके साथ साथ इंडिया में क्या सिचुएशन इस वक्त चल रही है उस पर भी बात हुई। अब चलते हैं थोड़ा सा सोशल मीडिया का राउंड लगा कर आते हैं। और सोशल मीडिया पर बड़ी मजे मजे की एक्टिविटीज होती हैं और राउंड लगाने में मैं अभी जो आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रही हूँ वो कल गुलकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर शेयर की। उन्होंने अपने मदाहों को चैलेंज भी कर दिया और वीडियो में उन्होंने एक स्टंट किया जो देखने में काफी मुश्किल था, बट ही सेड कि जो भी ऐसे कर सकता है वो मुझे वीडियो बनाकर भेजे और मैं उसे जो है वो ओन करूंगा और अपने लिए जो है वो इस मतलब अपनी वीडियो में उसको यूज़ करूंगा। और इससे पहले ये एक तरीक़ेकार जो है वो चल चुका है और वो अली ज़फ़र के टाइम पर जब मैंने अभी PSL का जिक्र भी किया था और उन्होंने गाना बनाया था और उस गाने की वीडियो चूँकि बहुत छोटे और थोड़े टाइम में लगानी थी तो उन्होंने 4-5 डांस स्टेप्स, आपको याद होगा 4-5 डांस स्टेप्स जो है वो करके दिखाए कि जो कर सकता है मुझे भेजें। तो स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में लोगों ने इतना रिस्पॉन्स दिया और अपनी वीडियोज़ बनाकर भेजी। और अब शहजाद रॉय इज ऑन द सेम ट्रैक विच इज अ गुड थिंग। लोगों को, फैंस को, मदाहों को इन्वॉल्व करना अच्छी बात होती है। सो फुल स्क्रीन वीडियो दिखा दें जी एक दफा ये। चलें जी, भाई आ गए हैं, अली ज़फ़र आ गए हैं जब उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि डांस स्टेप करें। और अब मैं चाहती हूँ शहजाद रॉय की वीडियो हम फुल स्क्रीन दिखाएं जो एक टांग उठाकर ही इज जंपिंग, यस, एंड ही इज टचिंग हिज foot with the other foot. So ये वीडियो है जी, बड़ी मुश्किल है। Honestly I tried, मेरे से नहीं हुआ, मैं एक दफ़ा गिरी भी and then I tried on bed कि मैं गिरूँ ना। तो ये आपके लिए टिप है कि अगर आपने ट्राई करना है
तो बेड पे करें ताकि आप फोम पे गिरें या मैट्रेस के ऊपर गिरें। लेकिन अगर आपको आता है करना तो अपनी वीडियो ज़रूर बनाकर भेजें। और जिसे कहते हैं ना कि लोग तरह की एक्टिविटीज़ में बड़ा इन्वॉल्व भी हो जाते हैं, बड़ा एंजॉय भी करते हैं। तो आपकी वीडियो जब आएंगी और शहजाद रॉय जब शेयर करेंगे तो हम भी शेयर करेंगे। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद। और कल एक बड़ी जबरदस्त कार्रवाई की थी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से कराची के इलाके शालतीफ टाउन में, जहां पर दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में एक मुलजिम हलाक और 5 को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब थे, जिन्होंने बताया कि शालतीफ टाउन में एक इमारत में दहशतगर्द मौजूद थे। खुफिया तौर पर उनको इतला मिली, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई। एक रिक्शा इमारत के गेट के सामने खड़ा कर रखा था, जिसके खुफिया खानों में बारूदी मवाद नस्ब किया गया था। मुकम्मल तौर पर कार्रवाई के लिए तैयार थे ये दहशतगर्द। जब हमारी CTD ने कार्रवाई की, और ये लाइव एक्शन भी आप देख सकते हैं कि ये बाकायदा जो है वो वहाँ पर काउंटर उनकी तरफ से भी किया गया और क्रॉस फायरिंग भी हुई, पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें दहशतगर्द हलाक हुआ। गिरफ्तार दहशतगर्दों की शनाख्त और अमल और उसके साथ साथ तहकीकात भी जारी है। जो पकड़ा गया सामान, उसमें 4 खुदकुश जैकेट्स थी, यानी कि 4 मुख्तलिफ मकामात को टारगेट किया जाना था। इसके अलावा क्या कुछ था, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कराची से हमारे रिपोर्टर दानियाल सैयद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दानियाल। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया दानियाल। और बड़ी ज़बरदस्त ये कार्रवाई की कल CTD ने, काबिल तारीफ भी है और काबिल तहसीन भी है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अगर जो बारूदी मवाद और सामान वहाँ से मिला वो कहीं इस्तेमाल होता तो भारी नुकसान हो सकता था। जी बिल्कुल सीमल, कराची जो है एक बड़ी तबाही से बचाया गया है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और हसास इदारों ने मुश्तरका ये कार्रवाई की है। जो DIG CTD उमर शाहिद है, उनके मुताबिक खुफिया मालूमात मिली थी। हसास इदारों के साथ कार्रवाई के लिए जब CTD अफसरान और अहलकार वहाँ पर पहुँचे, टीमें वहाँ पर पहुँची, तो जो कराची का इलाका शाह लतीफ़ टाउन है जिसकी पॉइंटेशन हुई थी खुफिया मालूमात पर, जब ऐन उस मकाम पर पहुँचे हैं तो दहशतगर्दों ने अपने ठिकाने से पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की। 72 बंद गाड़ियों के ऊपर गोलियां लगी, शीशे उसके टूटे। इसके अलावा पुलिस मोबाइलों के ऊपर फायरिंग की गई। और उसके बाद जब CTD के एहलकारों ने जवाबी फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई की, कई देर तक ये ऑपरेशन जारी रहा। फायरिंग का 2 तरफा तबादला जारी रहा। और उसके बाद जब फायरिंग का तबादला रुका तो CTD एहलकार अंदर दाखिल हुए हैं। उसके बाद 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। एक दहशतगर्द है जिसे हलाक हुआ है, और उसकी लाश को फिर कानूनी कार्रवाई के लिए, ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए CTD एहलकार अपने साथ ले गए हैं। उसकी शनाख्त अब तक नहीं हो सकी है। CTD इंचार्ज राजा उमर खिताब के मुताबिक इन हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से जो है वो तैयार शुदा जो खुदकुश जैकेट होती हैं, 4 वो खुदकुश जैकेट मिली हैं, कई दस्ती बम मिले हैं। इसके अलावा रॉकेट लॉन्चर जो होते हैं वो भी इनके पास से मिले हैं। और ये कराची शहर में जी बिल्कुल सीमल, रॉकेट लॉन्चर भी इन दहशतगर्दों के कब्जे से मिले हैं, और भारी बारूदी मवाद इनके कब्जे से मिला है, डेटोनेटर्स मिले हैं। साथ ही साथ ये जो इन दहशतगर्दों का ठिकाना था उसके ऐन बाहर जो है इनके पास एक रक्षा खड़ा था। जब उसकी तलाशी ली गई, जब उसे चेक किया गया तो उसके अंदर बारूदी मवाद जो है वो नस्ब था। CTD हुकाम के कहना है कि मुमकिन तौर पर कराची में या तो किसी हसास तंसीबात या किसी मजहबी जगह को निशाना बनाने के लिए तैयार की गई थी। जो दहशतगर्दों को हिरासत में लिया गया है, CTD हुकाम ने उन्हें नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। उनसे तमाम तर तफसीलात, उनसे तहकीकात की जा रही हैं और कानूनी कार्रवाई जो की जा रही है। दहशतगर्द जो हलाक हुआ है उसकी लाश को भी CTD हुकाम जो है वो अपने साथ नामालूम मुकाम पर लिखे गए हैं ताकि मजीद कानूनी कार्रवाई की जा सके। एंड जो मकाम है कराची का इलाका शाह लतीफ़ टाउन, ये माजी में भी यहाँ पर दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ और उसमें मुलव्विस जो दहशत गर्द हैं उनके यहाँ पर ठिकाने मौजूद रहे थे। लेकिन काफ़ी अर्से बाद हमने देखा है कि एक मरतबा फिर से हसास मालूमात की बिना पर CTD हुकाम ने ये कार्रवाई करते हुए मुकाबला हुआ जो कई देर तक जारी रहा, जिसमें खुद इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब जो है उन्होंने इस ऑपरेशन की निगरानी की। फुटेज में राजा उमर खिताब खुद भी फायरिंग करते हुए दहशत गर्दों से मुकाबला करते हुए देखे जा सकते हैं और
5 जो दहशतगर्द जो गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स, दस्ती बम, रॉकेट लॉन्चर। दानियाल, मुझे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कराची वाकई बहुत बड़ी तबाही से बच गया। खुदा ना खास्ता ये रिक्शा, ये बॉल बेयरिंग, ये जैकेट्स या रॉकेट लॉन्चर या उनके पास जो हथियार मिले 131 के करीब, तो इसका मतलब एक बहुत बड़ा प्लान था जो ये लोग कर रहे थे और सीटीटी ने उसको नाकाम बना दिया। बहुत जबरदस्त ये काम। और लेकिन इसके साथ साथ अगर हम ओवरऑल क्राइम की सिचुएशन के ऊपर भी बात करें कराची की, तो वो भी थमने में नहीं आ रही है ना। टारगेट किलिंग का सिलसिला अभी भी जारी है और अफसोस होता है, दुख होता है। कल ही जो एक इंसिडेंट पेश आया सरजानी टाउन में, जहां पर डाकुओं ने फायरिंग की, चैंपियन बॉडी बिल्डर को कत्ल कर दिया और ये कहा जा रहा है कि जी ये जो कत्ल है ये रैंडम उसके दौरान नहीं था, ये बाकायदा सोच समझकर कार्रवाई हुई। इसके अलावा और भी इस तरह की बहुत सी खबरें जो ओवर द वीक सामने आती नहीं। कराची में आप एज ए रिपोर्टर चूंकि कवर भी करते हैं, ओवरऑल क्राइम की सिचुएशन कैसी है? देखिए सीमल, कराची में जब से ऑपरेशन साल 2014 से शुरू हुआ था, उसके बाद दहशतगर्दाने जो कार्रवाइयाँ थीं, बड़े हादसात थे, जो वाक़यात थे दहशतगर्दी के, उनमें यकीनन कमी देखने में आई है। साल 2019, 20 और अब 21 के अंदर स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें हैं उनमें बेपनाह इजाफा हुआ है। कराची का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पर दिन की रोशनी में या रात के अंधेरे में घर के बाहर या किसी पब्लिक मकाम पर शहरियों को लूटा ना जा रहा हो। हर उस मकाम पर शहरियों को लूटा जा रहा है जहां पर मुमकिन है। स्ट्रीट क्रिमिनल के लिए सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आज़ादाना तौर पर ये कार्रवाइयाँ की जाती हैं। मेडिकल स्टोर हो, जनरल स्टोर हो, हॉस्पिटल के अंदर या हॉस्पिटल के बाहर कोई भी जगह जहाँ स्ट्रीट क्रिमिनल्स को मिलती है वो वहाँ पर अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं। बेपनाह इन वारदातों में इजाफा हुआ है। पुलिस ने बेशतर फोर्स जो एंटी स्ट्रीट क्राइम स्क्वाड भी तश्कील दिया गया है, लेकिन वो भी मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देते हैं स्ट्रीट क्रिमिनल्स के आगे। पुलिस हुकाम इसके अलावा दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भी खातिर ख्वाह इक़दाम करने की कोशिश की, लेकिन स्ट्रीट क्राइम का जिन है जो किसी तौर कानून नाफिज करने वाले इदारों से काबू में नहीं आ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि सरजानी टाउन के अंदर एक बॉडी बिल्डर्स को जो है उसके भाइयों के सामने, सगे भाइयों के सामने गोलियां मारकर कत्ल किया गया। चंद दिन कबल हमने देखा कि गार्डन अंकल सर के अस्पताल के करीब कार पर फायरिंग करके खातून समेत 4 अफराद को कत्ल किया गया। इसी तरीके से कराची में आए रोज़ वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। बेशतर वाक़यात ऐसे भी हैं कि जिनमें डकैती के दौरान मज़ाहमत करने पर लेकिन दानियाल ऐसे कभी नहीं हुआ था। ये जो राजधानी की वारदातों का आप जिक्र कर रहे हैं ना, स्ट्रीट क्राइम का आप जिक्र कर रहे हैं, ये तो कई सालों से कराची में, अब सालों के कंपैरिजन में कम भी हुआ है, कुछ बेहतर भी हुआ है, लेकिन जैसे पिछले 3 साल का आप जिक्र कर रहे हैं कि उसमें ज्यादा हुआ है, लेकिन उसकी रेजिस्टेंस में नुकसान नहीं हुआ करता था, गोलियां नहीं मारी जाती थी या इस तरह से। चूंकि कराची के लोगों के बारे में ये कहा जाता है क्योंकि उनको इतनी, मतलब इट्स नॉट अ गुड थिंग बट एक आदत सी है कि राजधानी की वारदात हो सकती है, तो वो या तो बहुत केयरफुल होते हैं या मेंटली तौर पर तैयार होते हैं और रेजिस्ट नहीं करते। तो अब ऐसा क्या हुआ कि डकैती के दौरान ही गोलियां मारी जा रही हैं? हमने एक वाकया भी देखा, बेटी के सामने बाप को गोली मार दी। बिल्कुल जी, बिल्कुल सीमल, कोरगी में ये वाकया रूनुमा हुआ था कि बाप और को गोलियां मारी गई, बेटी साथ मौजूद थी, बेटा मौजूद था। इसी तरीके से बेशतर ऐसे वाकयात हैं स्ट्रीट क्राइम के, डकैती के दौरान जब मज़ाहमत करने पर शहरियों को गोलियां मारकर कत्ल किया जा रहा है। पहले माजी में हम देखते थे स्ट्रीट क्राइम की वारदातें यकीनन होती थी, उनका रेशो बहरहाल 2019, 20 और 21 के मुकाबले में कम होता था, लेकिन जहां हुकाम का कहना है कि टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी के वाकयात में कमी आई है, तो दूसरी जानिब स्ट्रीट क्राइम का रुख किया है। मुलजिमान ने जो जराइम पेशा अनासिर हैं वो अपने नशे की लत पूरी करने या इसके अलावा इसको मुनज़्ज़म तरीके से ये नेटवर्क तमाम कराची में चल रहे हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल्स आई थिंक ऑन रिकॉर्ड जो मुलजिमान हैं उन्हीं को रीचेक करने की भी जरूरत है, क्योंकि कल ही पिछले हफ्ते में ही एक इस तरह का वाकया भी हुआ कि दहशतगर्दी में पुलिस मुकाबले के दौरान एक शख्स जो मारा गया उसकी शनाख्त भी हो गई और वो पहले से मनशियात फरोशी में, डकैती में, राजधानी की वारदातों में भी मुलव्वस रहा। तो ऑन रिकॉर्ड जो मुलजिमान हैं या मुजरिमान हैं उनको भी देखना होगा कि वो ही कहीं बाहर निकल कर या बच के पुलिस से बच जाते हैं, वही इस तरह की कार्रवाइयों में भी मुलव्वस होते हैं। वेल, थैंक यू सो मच दानियाल फॉर बीइंग विद अस। और आप हमसे बात कर रहे थे कराची में ओवरऑल क्राइम की सिचुएशन है और जो कराची एक बड़ी दहशतगर्दी से बच गया, जिस पर सीटीडी की तारीफ
डेफिनेटली बनती है। हमारे हसास इदारों ने कभी भी ये कोशिशें ना छोड़ी हैं, ना आइंदा कभी छोड़ेंगे कि पूरे पाकिस्तान की हिफाजत का ज़ुम्मा हमारी फोर्सेस के ऊपर है, वो चाहे अफवाज हैं, वो चाहे पुलिस है, वो चाहे CTD है, और वो अपना रोल प्ले करते रहे हैं। और यही वो रोल है जिसके लिए हम उन्हें ना सिर्फ सलाम पेश करते हैं बल्कि उनके शुक्रगुजार भी हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलेंगे जी। शेखुपुरा में जिला इंतजामिया ने कब्जा ग्रुपों के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया और मुसलसल 3 रोज कब्जा ग्रुपों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां करते हुए शेखुपुरा की 5 तहसीलों से 3064 कनाल सरकारी अराजी को वागुजार करा लिया गया है। वज़ीर आला की खुसूसी हिदायत थी। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया ने यह कार्रवाई की और महकमा माल और शेखुपुरा पुलिस के हमरा उन्होंने 88 करोड़ 50 लाख रुपए मालियत की 3064 कनाल अराजी को वागुजार कराया है। और इस वक्त हमारे साथ DC शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया साहब मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम असगर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। DC साहब कहिएगा, शेखुपुरा जैसे ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ही, अभी हम सिंध की स्टोरी भी कर रहे थे कि वहां पर भी तजावुजात और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, पंजाब में भी ये कार्रवाइयां हो रही हैं। 3064 कनाल एक बड़ा नंबर है जो कि क्लियर कराया गया, सरकारी अराजी का वागुजार कराया गया। कैसे किया गया ये ऑपरेशन? रेजिस्टेंस नहीं हुई लोगों की तरफ से? जी थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इसमें यह है कि जी बिल्कुल जिस तरह भी आपने एक्सप्लेन किया कि 3064 कनाल और तकरीबन 88 करोड़ इसकी ओवरऑल वैल्यू बनती है जी। और ये पिछले 3 दिन के अंदर हमने ये कार्रवाई की है और गवर्नमेंट की और प्राइम मिनिस्टर साहब की जो डायरेक्शंस हैं कि जो भी लैंड ग्रैबर्स हैं उनके खिलाफ जो है वो बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इसका जो पर्पज है वो यही है कि जी बहुत सालों से एक तो गवर्नमेंट की लैंड इनके जेरे कब्जा थी और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो आप ये कह लें कि जिस ओवरसीज हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उनकी इतनी एक्सेस नहीं होती मुल्क के अंदर कि वो इदारों को या इदारों में बैठे हुए तमाम ऑफिसर्स को वो अप्रोच कर सके हैं। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। हमारा कनेक्शन उनसे मुनक़ता हो गया और लैंड ग्रैबर्स का वो जिक्र कर रहे थे। जी असगर साहब। जी तो मैं ये बात कर रहा था कि इसमें ओवरसीज भी शामिल है। हम उनकी भी जो प्रॉपर्टीज के इश्यूज हैं उनको भी टेकअप कर रहे हैं और इस हवाले से ऑलरेडी डाटा जो है वो हमारे पास मौजूद है। और इसके साथ साथ वो तमाम जो लैंड ग्रैबर्स जो गवर्नमेंट की लैंड के ऊपर अरसा दराज से काबिज थे और एक बहुत बड़ा आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को इसकी वजह से नुकसान हो रहा था। और स्पेशली जिस तरह अभी आपने बात की है कि 3 दिन के अंदर 88 करोड़ ऑलमोस्ट 1 बिलियन के करीब हमने जो लैंड है वो रिट्रीव करवाई है। तो आप इससे इमेजिन करें कि कितना बड़ा नुकसान जो था वो गवर्नमेंट को भी हो रहा था। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके प्राइवेट डिस्प्यूट्स भी हैं और कोर्ट ऑफ लॉ से वो या तो स्टे पे लोग चल रहे हैं या इसी तरह अगर वो क्लियर भी करवा लेते हैं तो नीचे जो थी वो चीज यानी उस तरह रिलीफ उनको नहीं मिल रहा था। तो हमारा बेसिकली ये भी टारगेट है कि इंशाल्लाह ताला हमने इन तमाम लोगों को जो इसमें सफर कर रहे थे उनको हमने रिलीफ दिलवाना। बिल्कुल सही असगर साहब, आपने सही कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का जब भी मसाइल का जिक्र आता है, इवन प्राइम मिनिस्टर से भी बार बार वो यही शिकायत, पोर्टल के ऊपर भी यही शिकायत कि कब्जा माफिया है और हमारी जमीनों पर, हमारी जायदादों पर कब्जा कर लिया जाता है। अब ये कहिएगा कि जो इलीगल लैंड ग्रैबर्स हैं या जिनके पास कोई पेपर्स नहीं है, कोई बाकायदा जो है वो ट्रैक नहीं है और वो उन्होंने जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, उनको कारोबारी या पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पे जो रेजिस्टेंस आती है उसमें इस 3 दिन के ऑपरेशन में कितनी आई? क्या लोगों ने कार्य सरकार में मुदाखलत की? क्योंकि हमने देखा कि बहुत सी जगहों पर तजावुजात को क्लियर करने के लिए पर्चे भी दर्ज किए गए। जी इसमें बिल्कुल ऐसा होता है क्योंकि हमें कुछ ज्यादा रेजिस्टेंस तो यहाँ फेस नहीं करनी पड़ी, लेकिन वो आप वाली बात बिल्कुल ठीक है कि रेजिस्टेंस आती है क्योंकि अगर एक बंदा एक चंक ऑफ लैंड के ऊपर काबिज है, लेट्स सपोज के 10 या 12 एकड़ या 20 एकड़, तो उसका वो नुकसान तो बहुत बड़ा हो रहा है ना उसके एंड से और वो रजिस्ट तो करता है। लेकिन हमारे साथ क्योंकि पुलिस होती है, हमारा जो रेवेन्यू का सारा स्टाफ मौजूद होता है, तो एक हम वेल प्रिपेयर्ड होके जाते हैं और हमें इसका पहले से ही हमने इसको किया होता है गेज जो रिएक्शन होने वाला होता है एरिया के हवाले से। और तो ये क्योंकि शेखुपुरा आप जानते हो कि इसका लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम के हवाले से भी काफी जो है ये टफ डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ हम ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड होके जाते हैं ताकि किसी भी पॉसिबल रेजिस्टेंस को जो है वो फेस किया जा सके।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा से ही इंक्रोचमेंट के खिलाफ या लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ आती है, लेकिन बड़ी हिम्मत चाहिए होती है ऐसे ऑपरेशंस करने में। सो वेल डन, एंड आई होप कि ये काम जो है वो जारी रहेगा, जिसमें ना सिर्फ लोगों को जिनकी लैंड्स हैं फ़ायदा होगा, बल्कि सरकार को भी फ़ायदा हो और उनकी ज़मीनें भी कब्जा माफिया से जो है वो छुड़वाई जा सके। वेल थैंक यू सो मच असगर साहब फॉर बीइंग विद अस। और आप हमें शेखुपुरा की सिचुएशन के हवाले से बता रहे थे, जहाँ पर आपने 3 दिन कार्रवाई की और 3064 जिसकी मालियत तकरीबन 88 करोड़ बनती है अराजी को वागुजार करा लिया गया। अच्छा, कब्जे तो बहुत सी कब्जा माफिया और कब्जे कर लिए गए या तजावुजात कायम कर दी, ये टर्म्स हम बड़ी यूज करते हैं। थाईलैंड में भी एक कब्जा हुआ है, और कब्जा पता है क्या हुआ है? लो बोरी के एक स्कूल में बंदरों ने कब्जा कर लिया, और कब्जा ऐसे किया कि बड़ी तादाद बंदरों की स्कूल के अंदर घुस गए। स्विमिंग पूल में तैराकी कर रहे हैं तलबा, और इंतजामिया को महसूर होना पड़ा क्योंकि इस कदर बड़ी तादाद में ये बंदर थे कि उन्होंने बेंचेस के ऊपर कैंटीन में जाकर बच्चों के लंचेस छीनना शुरू कर दिए। आप देखिए, पानी की बॉटल्स पड़ी थी, उठा के पीना शुरू कर दिए, और बचा हुआ खाना खाते रहे। कचरादानों में जो खाने मौजूद थे वो खाते रहे। स्विमिंग पूल में देखें बाकायदा जंपे मार के वो उसके अंदर जा रहे हैं, और बंदर बज़ाहिर गुस्से में भी नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हैं वो उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंदी कर लिया। और जिस रोज़ वो स्कूल में घुस आए थे उस रोज़ गर्मी भी ज्यादा थी थाईलैंड में, और कुछ वक्त गुजारने के बाद वो खुद ही वहां से चले गए। ये वो शहर है जहां पर जनरली भी बंदरों की तादाद बहुत ज्यादा है, और थाईलैंड में आपको पता है कि एक बीच के ऊपर भी बंदर बेइंतहा मौजूद हैं, जो ना टूरिस्ट को तंग करते हैं, ना वहाँ के मकामी लोगों को तंग करते हैं। लेकिन आई थिंक उस दिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि बंदरों ने सोचा कि चलो स्कूल चलते हैं और स्विमिंग पूल में नहा कर आते हैं। तो उन्होंने नहाया भी, खाया पिया भी, और फिर वो खुद ही वापस भी चले गए। बट इट वॉज अ फन वीडियो, तो मुझे लगा कि आपके साथ मुझे ज़रूर शेयर करनी चाहिए। इसी के साथ जी हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक ले लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हम वापस आएंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से खुश आमदीद। माहिरीन ने स्मार्टफोन से निकलने वाली शुआओं को आंखों के लिए तवक्कुआत से ज़्यादा तबाहकुन करार दे दिया। ये जो मोबाइल है ना, जिसको हम हर वक्त देखते रहते हैं, इस्तेमाल करते रहते हैं, ये हमारी आंखों के लिए किस कदर नुकसानदेह है, ये बाकायदा एक रिसर्च जारी किया। और आप सोचिए कि बड़ों की आंखों पर तो ऐसा डालता ही डालता है, लेकिन बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इससे जो शुआएं निकलती हैं उसकी तहकीक अमरीका में हुई है, और इंकशाफ हुआ है कि आंखों के करीने में जज्ब होकर जहरीले मादे को जन्म देता है, जो खुलियात को नुकसान पहुंचाता है, और ब्लाइंड स्पॉट बनना शुरू हो जाते हैं, जिससे फिर मसल्स वीक होना शुरू होते हैं, और बिनाई से महरूम आप जल्दी हो सकते हैं। स्मार्ट डिवाइसेस का इस्तेमाल अंधेरे में किया जाए तो खतरा मजीद बढ़ जाता है। इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ आई स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। और ये रिसर्च पढ़ के तो मैं थोड़ा सा डर भी गई कि, और मैं अपने दिमाग में एक्चुअली कैलकुलेट करना शुरू हो गई थी कि मेरा स्क्रीन टाइम कितना है, मैं अंधेरे में कितना यूज करती हूँ, और मैं अंधी तो नहीं हो जाऊंगी। ये बात, ये डर मुझे लगता है हमें हर एक में डालना पड़ेगा, तभी हम अपना पूरा एक सेल्फ एनालिसिस करके ना उसके बाद हम डिसाइड कर सकेंगे कि हमने अपनी आंखों को बचाना है या नहीं बचाना। थैंक यू वेरी मच जी, आपने इंतहाई अहम टॉपिक का चूज किया है, जिससे हमारी खास तौर पर जो अगली जनरेशन है जी, उसको बचाने में बहुत अहम इसका रोल होगा जी, इस टॉपिक का जो आपने आज चूज किया। देखिए, कहने का तो मोबाइल फोन और लैपटॉप बुनियादी जरूरियात हैं इस वक्त जिंदगी की। देखिए, मैं सिर्फ आज आपको इसके 5 इफेक्ट बताता हूँ जो बुरे असरात हैं इसके इंसान की आंखों पर और इंसान के जिस्म पर जी। सबसे पहले, जब हम ज्यादा देर तक मोबाइल फोन या लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, जो कंप्यूटर, तो हमारा ब्लिंकिंग रेट बहुत कम हो जाता है, और उसकी वजह से हमारे आंखों में ड्राइनेस पैदा होती है। और जब ड्राइनेस पैदा हो तो उसके बाद आंखों में खारिश रहना और कई दफा आंखों में जख्म तक हो जाते हैं। ये तो मैं आपको एक मामूली सा इफेक्ट बता रहा हूँ, मामूली तो नहीं, लेकिन ये सीरियस भी बड़ा हो सकता है। दूसरा, जो इसका सबसे सीरियस इफेक्ट जो आजकल तकरीबन हर बच्चे में आप उसको देख रहे हैं, हर दूसरा बच्चा ऐनक लगा रहा है। जब बच्चे ज्यादा देर तक मोबाइल फोन, लैपटॉप, वीडियो गेम, जो भी ज्यादा नजदीक का काम करते हैं, तो आंखों का एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसको कहते हैं अकोमोडेशन।
यानी जब नजदीक का काम करते हैं तो आंखें अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं और एक प्रोसेस होता है अकोमोडेशन फॉर नियर वर्क। और जब ये अकोमोडेशन की जो प्रोसेस लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल में हो रहता है, ज्यादा देर कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर या मोबाइल पर काम करने से, तो आंखों में स्ट्रेन डेवलप हो जाता है। और सबसे बुरा इफेक्ट इसका ये है कि ये जो प्रोलॉन्ग अकोमोडेशन एक स्टिमुलस है आंखों की एक्सियल लेंथ की ग्रोथ के लिए है, वो नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाती है और उनको माइनस के ग्लासेस लगने शुरू हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है जिससे आप देखेंगी हर दूसरा बच्चा आप इस वक्त ऐनक के साथ आपको नजर आएगा। और उसकी बुनियादी वजह ये प्रोलॉन्ग यूज ऑफ लैपटॉप, मोबाइल, वीडियो गेम। तीसरा जो सबसे नुकसान जो फॉर ऑल एजेस, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, जब हम मोबाइल फोन या कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से ब्लू लाइट अमिट हो रही होती है, जो आंखों की एक खासियत है। जो आंखों का जो कॉर्निया है, जो आंख का जो लेंस है, वो अल्ट्रावायलेट रेज तो अब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन ये ब्लू लाइट को अब्जॉर्ब नहीं कर सकता। और जब ये ब्लू लाइट आंख के पर्दे पर पड़ती है तो आंख के पर्दे को जो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। और जब ये बहुत ही हसास हिस्से पर पड़ती है, फोबिया जिसको कहते हैं, तो जिस तरह सन बर्न नहीं होता, एक्लिस बर्न होता है, जो आंख के पर्दे, इसलिए हम कहते हैं ना सूरज की तरफ नहीं देखना, वो आंखों के पर्दे को जला देता है। इसी तरह ये ज्यादा देर तक कंप्यूटर, लैपटॉप का इस्तेमाल से ये जो ब्लू लाइट है ये आंख के पर्दे पर जाके पड़ती है और आंख के जो हसास हिस्से को उसी तरह जला देती है जिस तरह एक क्या नाम है सूरज की छुआएं आंख के पर्दे को जलाती है। और ये सबसे ज्यादा डेंजरस उस वक्त होता है जब हम रात के अंधेरे में कमरे की लाइटें बंद करके अंधेरे में मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। वो तो इंतहाई डेंजरस है। वो तो आप समझें कि सीधा सीधा एक्लिस बर्न है, वो फौरन ही पर्दे को जला देता है। तो जो ब्लू लाइट है आंख के पर्दे को बुरी तरह मुतासर करती है। उसका इफेक्ट अंधेरे में इस्तेमाल करने से उसी तरह का होता है जिस तरह के आप सूरज की रोशनी की तरफ देखना। बिल्कुल सही। चौथी चीज जो है ना, चौथी चीज जब हम प्रोलॉन्ग रात के वक्त इस्तेमाल करते हैं या दिन के इस्तेमाल करते हैं तो एक फिनोमेना है सर्कैडियन रिदम ऑफ स्लीप का, वो हमारा बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। ये भी रिसर्च है, ये भी साबित हो चुका है। और पांचवी जो सबसे अहम चीज और भी है फॉर ऑल एजेस, जिसमें जो पोस्चरल डिफेक्ट्स होते हैं, बहुत मोबाइल और कंप्यूटर यूजेस की वजह से एबनॉर्मल पोस्चर डेवलप हो जाता है गर्दन का, शोल्डर का, बिल्कुल। और पेशेंट कई कंप्लेन करते हैं कि उनको बैक एक बहुत ज्यादा हो गई है। तो ये बेसिकली ये 5 मैंने आपको मेजर इफेक्ट बताए हैं, एक्सेसिव यूज ऑफ, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ मोबाइल फोन और लैपटॉप या वीडियो गेम। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जी मैं एक सवाल छोटा सा पूछना चाह रही हूँ। जो आपने कहा कि अंधेरे में मोबाइल फोन इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा खतरनाक है आंखों के लिए, ब्लू लाइट्स आंखों के पर्दे को डैमेज करती हैं, लेकिन अक्सर कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो ऑन हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल में एक ऑप्शन होती है कि आप ब्लू लाइट के बजाय उसको नाइट मोड पर ले जाएं और वो येलो लाइट हो, तो क्या तब भी उतना ही नुकसान होगा? फिर कुछ प्रोटेक्टर्स या स्क्रीन के ऊपर कुछ ऐसी शीट और मैट शीट्स आ गई हैं जिसे कहा जाता है, ये बताया जाता है कि जो लाइट्स उस तरह से आंखों पर अफेक्ट नहीं करेंगी। इज इट ट्रू? इस पर आपका क्या कमेंट है? देखें, इसके जो एक चीज जिससे हम आंखों पर के बुरे असरात से बच सकते हैं वो है कि स्पेशल ग्लासेस होती हैं जिसमें ब्लू फिल्टर्स लगे होते हैं। वो हल्का सा ग्रीनिश टिंट तो नजर आता है लेकिन वो ब्लू लाइट को आंख के अंदर एंटर होने से बचा देती है। एक और जो प्रिंसिपल मैं आपको बताऊं कि आंखों पर इसके असरात कम करने के लिए, वो 20-20-20 का एक प्रिंसिपल है कि आप अगर 20 मिनट के लिए यूज करते हैं ये गैजेट्स, उसके बाद आप 20 सेकंड्स के लिए आप 20 फीट तक देखें। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है 20-20-20। 20 मिनट कंप्यूटर इस्तेमाल करने के बाद 20 सेकंड के लिए आप 20 फुट तक दूर देखें।
ये आप अपनी हैबिट में ला लें तो उससे भी कुछ इनमें से जो इफेक्ट है वो कम जी। अच्छा, ये टिप तो बड़ी अच्छी है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जॉब का हिस्सा है कंप्यूटर या गैजेट, जिन्होंने हर वक्त कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना है। तो एवरी 20 मिनट्स आप 20 सेकेंड्स दूर देखें और आपकी जो आई को नुकसान होना है वो कम हो जाएगा। जी, मतलब लेकिन वो जो इफेक्ट है ना, जो रात को देखने वाला, रात के अंधेरे में मोबाइल फोन, उस वो अपनी जगह कायम रहेगा। ये मैं दिन के वक्त बता रहा हूँ कि पोस्चुलर डिफेक्ट, आई स्ट्रेन को कम करने के लिए, पोस्चुलर डिफेक्ट को कम करने के लिए, और बच्चों में जो मायोपिया का इंसिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है उसको किसी हद तक कम करने के लिए उन पर ये असरअंदाज जरूर हो सकता है बेहतरी के लिए। लेकिन ये अगर रात के अंधेरे में आप मोबाइल यूज करेंगे तो उसका इफेक्ट उतना ही बुरा है, बेशक आप फिर ये 2020 वाला प्रिंसिपल इस्तेमाल करें या ना करें। रात के अंधेरे में कंप्यूटर या लैपटॉप या ये मोबाइल फोन खास तौर पर अगर आप रात के अंधेरे में इस्तेमाल करेंगे तो उसके बहुत ही इररिवर्सिबल डैमेज है। बिल्कुल इररिवर्सिबल डैमेज है और आप अपनी बनाई से महरूम भी हो सकते हैं। ये बड़ा नुकसान है जी, जो आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, ये कहिएगा कि आपने कहा कि ज्यादा इस्तेमाल, हाउ डू वी डिफाइन बच्चों के लिए खास तौर पर कि ज्यादा इस्तेमाल क्या है? 24 घंटों में बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए आपकी राय के मुताबिक? प्लीज ये मत कहिएगा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बच्चे कंट्रोल नहीं होते हैं पेरेंट्स से। देखिए, आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं, लेकिन वो भी लिमिटेड पीरियड के लिए, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा क्लासेस नहीं होती जी। तो मैक्सिमम 2 घंटे के लिए आप दिन में बच्चे को कंप्यूटर वगैरह इस्तेमाल करने की इजाजत दें, उससे ज्यादा। बाकी बुक वगैरह पढ़ें, बुक पढ़ने से वो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता जो इन रेडिएशन से जो लैपटॉप या वीडियो गेम या मोबाइल फोन से निकलती हैं। 2 आवर्स आर इनफ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब। और 2 घंटे आपने कहा तो पेरेंट्स सुन लें, बच्चों की आंखें अगर बचानी है और बिनाई को अगर बचा कर रखना है, 6/6 आईसाइट रखनी है, तो प्लीज 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 स्क्रीन टाइम कम कर दें या मोबाइल को ज्यादा दूर अपने आंखों से रखें। बच्चे बिल्कुल करीब करके जो देखते हैं वो ज्यादा नुकसान बनता है। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस। ये जो आपकी 5 एक्चुअली आपने रीजंस बताई आगे की, और इसके साथ साथ आपने जो एक फॉर्मूला बताया 20-20-20, आई होप दैट हेल्प्स यू, ताकि आपकी बिनाई जो है वो इंटैक्ट रख सके। इसी के साथ आपको एक और खबर देते हैं और मजे की खबर देते हैं जी। अमेरिका से जोटोनॉमी शख्स ने बैक वक्त हाथों और चेहरों पर कामयाब डबल ट्रांसपेरेंट सर्जरी करवा ली है और दुनिया का पहला मरीज बन गया, जिसके बाद उसे नई जिंदगी मिली है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक जो डेमो जो है वो दुनिया का वो पहला मरीज है जिसके चेहरे और हाथों का ट्रांसप्लांट कामयाबी से मुकम्मल हुआ है। और 2018 में उसके जिस्म कार हादसे में बुरी तरह से झुलस गया था और फिर उससे यकीन नहीं था कि उसकी पुरानी ज़िंदगी उसको वापस मिल जाएगी। सर्जरी से हाथों की हरकत, मुस्कुरा कर, पलकें झपका कर जो है वो जवाब दिया उसने। और उसके बाद जब अब पूरी सर्जरी कंप्लीट हो गई है तो ये आप पिक्चर्स भी देख सकते हैं। और काम से वापस जा रहा था, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आंख लग गई, फुटपाथ से जा टकराई, आग लग गई और ये 23 साला शहरी जो है वो बुरी तरह से झुलस गया था। लेकिन साइंस ने देखें क्या क्या करिश्मे नहीं किए हैं और देखें वो अब एक नॉर्मल इंसान की तरह दिख भी रहा है और काम भी कर सकता है। बहरहाल जी, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना, ये लेसन था इस मैसेज में, और उम्मीद हमें सिर्फ अल्लाह ताला से लगानी चाहिए कि वो हमें अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। 24 न्यूज़, बाखबर 24 घंटे।